मुझे एक सवाल अक्सर आता है कि आखिर ये क्रिमिनल्स को हमारी इंफॉर्मेशन मिलती कैसे। क्योंकि मैंने रियलाइज करा कि हम खुद तो कभी अपने हाथ से तो देंगे नहीं उनको इंफॉर्मेशन, तो उनको कहाँ से मिलती है। तो अगर उस व्यक्ति ने हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का फोटो ले लिया फ्रंट और बैक का, तो हमारे क्रेडिट कार्ड से कुछ भी इंटरनेशनल शॉपिंग की जा सकती है, पर बिना पासवर्ड के भी। बिना पासवर्ड और बिना ओटीपी के भी, क्योंकि ओटीपी इंडिया की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कुछ इंडिया के बाहर खरीदना है, अगर मुझे अमेरिका से एक लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे ओटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के कानून में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैंने आपकी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का फोटो लिया है, तो मैं अमेरिका में बेस्ट बाय से एक लैपटॉप खरीद सकता हूँ और उसे सिंगापुर में डिलीवर करा सकता हूँ बिना ओटीपी के। ये हो जाएगा। क्या ये बात सच है कि मोबाइल हमारी बातें सुन रहा है सारी? कोई भी डिवाइस जिसके अंदर माइक्रोफोन है, वो कभी भी अगर एक्टिवेट है तो बातें सुन सकता है, और मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन और कैमरा हमेशा ऑन रहता है। तो हमें जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हम किसी को भी शेयर कर रहे हैं, अगर उसमें हम लिख देते हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए, हम डेट डाल देते हैं, तो बहुत पुरानी डेट का डॉक्यूमेंट भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर हमने डेट डाला है और हमने क्लियरली लिखा है कि किस बैंक के लिए ये है और किस पर्पज़ के लिए ये है, तो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, उसका यूसेज लिमिटेड रहेगा। लेकिन आपको 1930 नंबर बता देती हूँ, 1930 फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो घर वालों से भी पहले 1930 पे कॉल। बिल्कुल, बैंक से भी पहले आप उन्हें बताएं। लेकिन आजकल ये जो डीप फेक है, इट इज हॉरिफाइंग। मतलब कौन कहाँ कैसे, अभी हाल ही में आया कि आवाज भी कॉपी हो जाएगी, फेस तो कॉपी हो ही रहे हैं, और ये सारी चीजें, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई। हेलो फ्रेंड्स, सो आपके साथ भी बहुत बार स्कैम हुआ होगा, फाइनेंशियल स्कैम, फ्रॉड, या हम सब ने वो वाली कॉल्स तो अटेंड करी ही हैं कि आपके नाम पे एक पर्सनल लोन आया है। और आजकल तो मेरे फ़ोन पे वो वाली कॉल्स भी आती हैं जब वो बताते हैं कि अनयूजुअल यूज़ के कारण आपके फ़ोन को 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारी कॉल्स जब हम लेते हैं तो हमारे मन में ये डर आता है कि कहीं हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने महसूस करी हैं, जैसे हाँ, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि क्या फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है। ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन मेरी बातें सुन रहा है। लेकिन ये सारे सवालों में हमारी जो कयास होते हैं, बड़े अनएक्सपर्ट कयास होते हैं। लेकिन हाल ही में मैं एक एक्सपर्ट से मिली, डॉक्टर गौरव गुप्ता। ही इज नॉट ओनली द ऑथर ऑफ साइबर अनसेफ, एक बुक है जिसको मैंने जब पढ़ा, देखा, आई रियलाइज्ड कि हम ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सेफ बनाने में हमारी मदद करेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें खुद को सेफ रखने में बहुत मदद करेंगी। सो आई जस्ट थॉट टू कॉल हिम एंड डिस्कस अ फ्यू थिंग्स सो दैट मेरी भी नॉलेज बढ़े, आपकी भी नॉलेज बढ़े। वेलकम डॉक्टर गौरव, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस कि अब हम अपने फोन्स को कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले मुझे एक सवाल अक्सर आता है कि आखिर ये क्रिमिनल्स को हमारी इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है। क्योंकि मैंने रियलाइज करा कि हम खुद तो कभी अपने हाथ से तो देंगे नहीं उनको इंफॉर्मेशन, तो उनको कहाँ से मिलती है? तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में क्रिमिनल्स को हम नहीं देते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसे ध्यान नहीं रखते जिसके माध्यम से हमारी जानकारी उन तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोस्टेट कराते हैं, तो हम फोटोकॉपी कराते समय ये ध्यान नहीं रखते कि कितनी कॉपी की गई है। हो सकता है कि जो व्यक्ति फोटोकॉपी कर रहा है वो उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ कर ले, और उन एक्स्ट्रा कॉपीज़ को वो हमारे सिम लेने के लिए, या फिर हाउस ऑन लीज लेने के लिए, या फिर कुछ भी और ऐसी एक्टिविटी जो कि मैलिशियस हो, जो कि अनलॉफुल हो, जिससे कि हम साइबर क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाएं, इनके लिए वो उन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम जब भी हम कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं या हम किसी होटल में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पर जो लीस्ट पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको क्रिमिनल्स पैसे देकर ये मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक दें। अगर हमने होटल में चेक इन किया है तो डोरमैन को पता है कि हम किस रूम में गए हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खा के अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम अपना क्रेडिट कार्ड उस व्यक्ति को देते हैं जो जाकर स्वाइप करता है। तो हो सकता है कि उसका फोटोग्राफ ले ले। अगर उस व्यक्ति ने हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का फोटो ले लिया फ्रंट और बैक का, तो हमारे क्रेडिट कार्ड से कुछ भी इंटरनेशनल शॉपिंग की जा सकती है, पर बिना पासवर्ड के भी। बिना पासवर्ड और बिना ओटीपी के भी, क्योंकि ओटीपी इंडिया की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कुछ इंडिया के बाहर खरीदना है, अगर मुझे अमेरिका से एक लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे ओटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के कानून में इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो अगर मैंने आपके ओह! क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का फोटो लिया है तो मैं अमेरिका में बेस्ट बाय से एक लैपटॉप खरीद सकता हूँ और उसे सिंगापुर में डिलीवर करा सकता हूँ बिना ओटीपी के, ये हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स को तो कई बार हम बड़े लापरवाही से रख देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ओटीपी के बिना तो चलो नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो कि हम नहीं करते। जैसे कि सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फोटोग्राफ लेने के बावजूद भी उस कार्ड का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। ऐसा ही कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट सीवीवी नंबर होता है, अगर हम उसमें से एक डिजिट हटा दें या तीनों डिजिट हटा दें और उन्हें याद कर लें तो भी बिना सीवीवी के कोई गेस नहीं कर सकता सीवीवी नंबर को और ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड सुरक्षित रहे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यानी कि पर लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि जो लोएस्ट रंग पे जो लोग रहते हैं, जो लीस्ट पेड है किसी भी सिस्टम में, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के चलते इंफॉर्मेशन को बेच देते हैं। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ जाती है, जैसे कि अक्सर लोग आधार कार्ड मांग ही लेते हैं, है ना? हम कितना भी कंट्रोल करें। तो एक बार मुझे मेरे एक आईपीएस फ्रेंड ने बताया था कि आप जब भी आधार कार्ड दें उस पे उसका पर्पस लिख दें। हाँ, उसका पर्पस लिख लें। इट इज फॉर टेलीकॉम पर्पस या इट इज फॉर रेलवे बुकिंग पर्पस। एब्सोल्युटली। तो हमें जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हम किसी को भी शेयर कर रहे हैं, अगर उसमें हम लिख देते हैं कि वो किस पर्पस के लिए, हम डेट डाल देते हैं, तो बहुत पुरानी डेट का डॉक्यूमेंट भी यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर हमने डेट डाला है और हमने क्लियरली लिखा है कि किस बैंक के लिए ये है और किस पर्पस के लिए ये है, तो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, उसका यूसेज लिमिटेड रहेगा। तो ये एक प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट हम फोटोकॉपी करा रहे हैं तो फोटोकॉपी कराने की बजाय हम उसे स्कैन करके प्रिंट कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एड्रेस और हमारे डेट ऑफ बर्थ और इन सब का प्रूफ है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे डिपेंडेंट सर्विसेज को लेते हैं, उनका मिसयूज ना हो, उनको हम कैजुअली शेयर ना करें, उनको हम व्हाट्सएप पे किसी को ना भेजें, क्योंकि वो कितने भी प्रिंट निकाल सकता है। हाँ, व्हाट्सएप पे तो बहुत शेयरिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की। आजकल कहीं पे भी हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं वो सीधा यही तो कहते हैं व्हाट्सएप से भेज दीजिए। बिल्कुल, तो ये एक डेंजरस तरीका है, क्योंकि इसकी जब आपने एक बार व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट को भेज दिया, आपको नहीं पता वो कितनी बार कितने लोगों के पहुंचेगा। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी पे लिख के दे रहे हैं तो वो फिर ज्यादा यूज नहीं हो सकता है। क्या कोई तरीका है जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा आधार कार्ड कहाँ कहाँ गया हुआ है, या हम उन परमिशंस को रिवोक कर सकते हैं क्या? तो यहाँ 2-3 चीजें जरूरी है कि अगर मेरे आधार कार्ड पे किसी ने फोन लिया है या सिम लिया है तो वो हम जान सकते हैं। भारत सरकार की एक वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, संचार साथी के नाम से। अगर आप वहां जाते हैं और अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आपके उस आधार पर कितने सिम कार्ड इश्यूड हैं ये वो दिखा देता है। ये दिखा देता है। और आप वहीं बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि जो 4 या 5 सिम कार्ड आपके नाम पे दिखाए गए हैं उनमें से कोई एक आपका नहीं है या 2 आपके नहीं है, तो आप उन्हें वहीं से सेलेक्ट करके डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ताकि उनका आगे मिसयूज ना हो सके। तो आपकी सिम कार्ड का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। देन आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट को मिसयूज करके कोई लोन लेगा तो वो आपके सिबिल स्कोर में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप अपनी सिबिल स्कोर को हर महीने चेक करते हैं और आप अपनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट्स और बैंक की स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते हैं, तो कोई भी इस तरह का मिसयूज अगर हो रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा और आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर देंगे तो उस पर एक्शन हो सकता है। होता ही है कि हम बहुत बार ध्यान ही नहीं देते, कई महीनों तक हम क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट और सिबिल स्कोर को वेरीफाई नहीं करते, तब तक बहुत देर हो जाती है और फ्रॉड हो चुका होता है, हमारे नाम से लोन लिया जा चुका होता है और उसके बाद आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो सिबिल स्कोर तो हमें बैंक से पता चल जाएगा कि हमारा आखिर सिबिल स्कोर है क्या? बिल्कुल, सिबिल स्कोर आजकल आप ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके माध्यम से जान सकते हैं। तो बैंक उसको यूज करते हैं आपको लोन देने के लिए, और आप भी उसको अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। ओके। तो आज सबसे पहले जाके किया जाए। अरे अक्सर क्या ये बात सच है कि मोबाइल हमारी बातें सुन रहा है सारी? कोई भी डिवाइस जिसके अंदर माइक्रोफोन है वो कभी भी अगर एक्टिवेट है तो बातें सुन सकता है, और मोबाइल फोन का माइक्रोफोन और कैमरा हमेशा ऑन रहता है। तो कैमरा हमेशा ऑन रहता है इन द सेंस कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो भी एप्लीकेशन चाहे, जिसको उसका अधिकार है, जिसको परमिशन दी गई है, वो उसे जब चाहे एक्टिवेट कर सकती है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि हमारे फोन में इस तरह का कवर हो जिसमें एक शटर हो, जैसा कि लैपटॉप में वेबकैम के साथ होता है, एक वहां शटर होता है। तो आजकल ऐसे कवर भी आते हैं जिससे कि मैं अपने फोन के कैमरा को फिजिकली शटर से बंद कर सकता हूँ। तो अगर उसे कोई कैमरा तो नहीं होगा, पर शटर फ्रंट कैमरा के लिए भी आती है। सो देयर इज अ शटर व्हिच यू कैन पुट ऑन और ऑफ। अगर आपका कोई फोन का कैमरा एक्टिवेट करना भी चाहे तो भी उसे कुछ दिखाई नहीं देगा।
इसी तरह माइक्रोफोन के लिए भी कुछ सर्विसेज हैं। दूसरा ये कि आप अपने फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर रखें या अपने आसपास थोड़ा सा कोई संगीत या कोई न्यूज़ चैनल चला के रखें। तो होगा ये कि जो डिस्टर्बेंस होगा, जो रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होगा, जो फ़ोन के माइक्रोफोन को डिस्टर्बेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा उस संगीत के और उस न्यूज़ चैनल के शोर की वजह से। तो वो आपकी बातें सही से सुन नहीं पाएंगे, सही से समझ नहीं पाएंगे, और जो भी वो रिकॉर्ड करते हैं उसको वो कंप्यूटर और मशीन लर्निंग के द्वारा सीख कर आपके बारे में, आपकी प्रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि वो आपको ऐड दे सकें, ताकि आपकी डेटा को बेच सकें। उसके लिए उनको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जैसे सपोजिटली अभी हाल ही में मैं शूज़ के बारे में बात कर रही थी और मैंने तुरंत देखा कि शूज़ के ऐड आने लगे। मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही थी उसके बारे में एकदम से ऐड आने लगते हैं। तो यानी कि कंपनी सुन तो रही हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम गूगल होम और एलेक्सा इन सबको कभी बंद नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें हे गूगल या हे एलेक्सा बोलते हैं तो ही वो हमारी बातों का जवाब देते हैं। पर जब हम हे गूगल और हे एलेक्सा नहीं बोलते तो भी वो हमारी बातें सुन रहे हैं और वो सारी बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और वो तो ये कहाँ जा कहते रही हैं हैं ये बातें? वो ये कहते हैं कि हम सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके सर्वर में ये है। एक कोर्ट केस में अमेरिका में एक कपल के डिवोर्स केस में एक महिला ने कोर्ट में अपील किया कि आप मुझे गूगल होम की रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए गूगल को बोलिए कि वो दे, क्योंकि गूगल ने वो रिकॉर्ड किया होगा एंड कोर्ट हैज़ गिवन परमिशन। सो बेसिकली आपके घर में जो भी हो रहा है, जो भी आप बातें कर रहे हैं, वो सारा का सारा किसी ना किसी डिवाइस के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि हम डिवाइसेस को कभी ऑफ ही नहीं करते। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप अपना वाईफाई राउटर या अपना लैपटॉप या अपना फ़ोन और आपका एलेक्सा और गूगल होम क्या हमेशा हर दिन बंद करते हैं? अगर हम हर दिन बंद नहीं कर रहे हैं तो उसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि वाईफाई राउटर अगर हम ऑफ नहीं कर रहे हैं और हम अपना लैपटॉप शटडाउन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें एक वायरस और एक मॉलवेयर हो, जिसको हम बॉटनेट बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो वो बिना आपको नुकसान पहुंचाए आपके कंप्यूटर के माध्यम से आपके इंटरनेट और आपकी कंप्यूटर और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए बिटकॉइंस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी आपके कंप्यूटर की। नहीं, तो मतलब हमारा इंटरनेट यूज हो रहा है, आपका बिजली का बिल आ रहा है, हमारा ही बिजली का बिल आ रहा आपका है। ही कंप्यूटर का पावर यूज हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस आपके लिए स्लो हो गया है और क्रिमिनल उसको यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए। मतलब मैंने किसी को कोई परमिशन नहीं दी है जी, लेकिन उसके बाद भी क्रिमिनल्स क्या मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं? बहुत सारे कंप्यूटर में वल्नरेबिलिटीज होने की वजह से अगर कोई मॉलवेयर या वायरस आ गया है तो वायरस दो तरीके से काम करता है, या तो वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगा या फिर वो शांत बैठा रहेगा और आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को और वाईफाई को यूज करके क्रिमिनल के लिए काम करेगा। या तो अटैक किसी कंप्यूटर पे करना होगा उसे, या फिर वो बिटकॉइन जनरेट करने के लिए माइनिंग करेगा। तो जब हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्यों स्लो हो गया, हम शायद उसकी कैश फाइल्स या ये सब डिलीट करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड इंप्रूव नहीं होती। तो मे बी इट इज अ वायरस व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय सम अदर पर्सन जो हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी को यूज कर रहा है। जी हाँ, तो अगर आपका परफॉर्मेंस स्लो है तो आपको ये लगना चाहिए कि हो सकता है मेरा कंप्यूटर या मेरा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड है, और आपको उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि आप अपने डेटा का बैकअप लें। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अपने डिवाइस का बैकअप लेने के बाद उसे रीसेट या रिफॉर्मेट कर दीजिए और फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, ताकि आप उसे दोबारा से सब कुछ इंस्टॉल करके यूज कर सकें और वायरस उससे हट जाए। क्या जब हम रीसेट कर देते हैं तो क्या ये वायरस वगैरह हट जाते हैं? अगर हम रीसेट करते हैं तो वायरस ज़्यादातर हट जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो कि मेमोरी में रहते हैं जो नहीं हट सकते। उसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे टूल्स मार्केट में कमर्शियली भी अवेलेबल हैं और कुछ फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, तो उनको ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि सर्टेन है, जो इस तरह के टूल्स उपलब्ध कराती है। तो इसके बारे में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर को क्लीन करने की ज़रूरत है, और ऐसा कभी भी करने से पहले अपने डेटा का बैकअप ज़रूर लें। ओके। अच्छा, तो जैसे हाँ, मोबाइल फ़ोन आपने कहा कि स्विच ऑफ करना ज़रूरी है। तो मतलब कितना रेगुलरली स्विच ऑफ करना ज़रूरी है? स्विच ऑफ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अगर कोई अपडेट आना होगा तो अपडेट आ जाएगा। स्विच ऑफ करने का ये भी फ़ायदा है कि कुछ अगर परफॉर्मेंस इश्यू है या कोई ऐसा वायरस है जो है, तो वो आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा कि उसके बिहेवियर में कुछ इश्यूज़ हैं। तो अगर परफॉर्मेंस डाउन है तो जैसा मैंने बताया कि बैकअप लेके फॉर्मेट करना सबसे सेफ है। उस केस में 99% आपके वायरसेस फैक्ट्री रीसेट हो जाने की वजह से पूर्व स्थिति में चले जाते हैं। आपका लैपटॉप और आपका फ़ोन जैसा कि फैक्ट्री से आया था वैसा हो जाता है, और उसके बाद आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लें। ओके, ओके।
अच्छा, अक्सर हमारे ना फोन खो भी जाते हैं, है ना, आजकल चोरी हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो उस समय पे सबसे बड़ा डर हम लोगों को जो लगता है कि क्योंकि लोगों की फोटोग्राफ्स होती है, फैमिली की फोटोग्राफ्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उस समय पे हम क्या करें? मतलब दो टाइप का डर है। एक तो हमें हमारा डेटा वापस चाहिए होता है कि जैसे ही मैंने अपना नया फोन लिया उसके अंदर मुझे वो डेटा चाहिए, बिना खोए मेरे कॉन्टैक्ट्स आ जाएं या मेरे मैसेजेस आ जाएं। और दूसरा हमें डर लगता है कि सामने वाला हमारे मिसयूज ना कर ले, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि फोन सबके पास है और खोने की डर हमेशा बना रहता है। हमेशा। तो फोन में आपको आजकल की शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी वही है। आजकल का सबसे बड़ा एंशियस पॉइंट यही है। दुख बहुत है। एब्सोल्युटली। तो फोन में आपका जो डेटा है वो आपको काफी हद तक मिल जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर गूगल से सिंक करके रखते हैं, आप गूगल से लॉगिन करते हैं, तो आपका डेटा अगर आपने कॉन्फ़िगर ठीक से किया है तो गूगल के पास जाके स्टोर हो रहा है, गूगल फोटोज में या गूगल मेल पर या गूगल ड्राइव पर, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर आप घर आते हैं और आपके घर पे वाईफाई है, तो हमें लगता है कि हमें मोबाइल डेटा को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि हम मोबाइल डेटा वेस्ट ना करें और हम वाईफाई यूज करें, जो कि एक भ्रम है। क्योंकि अगर दोनों मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों अवेलेबल हैं, तो बाय डिफॉल्ट फोन वाईफाई ही यूज करेगा, मोबाइल डेटा यूज नहीं करेगा। नुकसान ये है कि अगर आपने वाईफाई को ऑन रखा और मोबाइल डेटा को ऑफ कर दिया घर आने पर, तो अगर आप बाहर गए और आप मोबाइल डेटा ऑन करना भूल गए, तो उस केस में आप अपने फोन को ट्रैक नहीं कर सकते। मोबाइल फोन में खो जाने पर ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए उसे डेटा सर्विसेज चाहिए, जो कि आपने बंद कर दी थी। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों होने पर वाईफाई ही फोन यूज करता है, इसलिए हम कभी भी दोनों में से किसी को ऑफ ना करें। ओके। दूसरा ये कि हमारा फोन खो जाने पर हमारे फोन में दो चीजें होती हैं, एक तो फोन का डिवाइस होता है और एक उसके अंदर सिम कार्ड होता है। दोनों का अलग अलग दुरुपयोग पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्रिमिनल अगर क्या करेगा, वो आपके फोन को लेके जब चोरी कर लेगा, जब वो ले लेगा और सुरक्षित स्थान पर जाएगा, तो वो आपके फोन का सिम निकालेगा और उसे अपने फोन में डालेगा, और उस अपने फोन से वो अपने ही किसी एक नंबर पर फोन करेगा, दूसरे फोन पर, ताकि उसे ये पता चले कि आपका नंबर क्या है, क्योंकि उसे तो आपका नंबर नहीं पता ही नहीं होगा। हाँ। जी। जब उसे आपका नंबर पता चल गया, तो उसने उस फोन में जहां आपका सिम डाला था वहां पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करके आपका नंबर डालेगा। चूंकि आप अभी तक सोच ही रहे थे कि फोन खो गया, क्या करें, पुलिस में जाएं, FIR करें या सिम को ब्लॉक कराएं, इतनी देर में वो व्हाट्सएप को अपने फोन पर चला लेगा, क्योंकि OTP आ ही जाएगा, आपका सिम तो एक्टिवेटेड है। तो अगर वो आ गया और एक्टिवेटेड सिम पर जो SMS प्राप्त होगा, उसके बाद उसके पास आपका व्हाट्सएप चलने लगेगा। सो बेसिकली जब हमारा फोन गुम रहा है, जब हमने उसे लूज कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ फोन खोने के बाद, जब तक हम असमंजस की स्थिति में है, तब तक तो वो व्हाट्सएप हमारा लॉगिन कर चुके हैं। बिल्कुल, अगले 2 से 5 मिनट के अंदर। और 2 से 5 मिनट के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच ही रहे होंगे कि कैसे ढूंढें। तब तक तो ये डिसाइड नहीं हो पाता कि हम उसके पीछे भागें, रुकें, पुलिस के पास जाएं या बैंक को इन्फॉर्म करें। ये बिल्कुल ऐसा है कि आग लगने पर आप कुआं नहीं खोद सकते, आपको पहले से कुआं खोदना होगा। यानी कि आपके पास फोन है तो आपको तैयारी रखनी होगी कि अगर फोन खो जाए तो मेरे डेटा का और मेरे फोन का और मेरे सिम का मिसयूज ना हो। उसको करने के लिए बहुत छोटी सी चीज है जो आप अपनी मोबाइल सेटिंग से कर सकते हैं। हर मोबाइल की सेटिंग में एक ऑप्शन होता है कि आप अपने सिम के ऊपर एक पिन लगा सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल पे अपना पासवर्ड या पैटर्न या कोई भी लॉक लगाते हैं, ऐसे हम सिम पर भी लगा सकते हैं। सेटिंग्स में जाके मिल जाएगा। हाँ। लेकिन इसको करने से पहले आपको हो सकता है किसी केस में आपके सर्विस प्रोवाइडर, जो कि भारती, जियो या वोडाफोन, जिसका भी आपने सिम लिया है, उनकी जरूरत पड़े, क्योंकि कभी कभी कंपनीज के द्वारा बाय डिफॉल्ट एक पिन आता है। अच्छा। तो आपको नहीं पता है तो आपको उनके पास जाना होगा और आपको उनको बोलना होगा कि मुझे अपने सिम पर पिन लगाना है, और वो अपना वाला पिन डालेंगे और उसके बाद आप अपने 2 बार नया पिन डालेंगे तो आपका नया पिन सेट हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर क्रिमिनल ने आपका फोन लिया और अगर सिम निकाला और अपने फोन में डाला, तो वो 4 डिजिट का पिन मांगेगा, जो कि उसे नहीं पता होगा। हाँ। क्योंकि अगर उसे बिना पिन का सिम मिला तो वो उसको व्हाट्सएप चलाएगा और उसमें एक स्टेटस डालेगा सेइंग कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और ये हॉस्पिटल में है और ये डॉक्टर का फोन नंबर है और पेटीएम नंबर है या हॉस्पिटल का पेटीएम नंबर है, आप यहाँ पर पैसे भेजें क्योंकि हमें अर्जेंट सर्जरी करनी है। ये मैसेज डालने के बाद ये मैसेज जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में है सबको चला जाएगा। अब वो सिम को निकाल के फेंक देगा। लोग आपके फोन पे ट्राई करेंगे आपको तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि वो पैनिक में उस अकाउंट नंबर पर आपकी हेल्प करने के लिए पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। इंसान को लगता है कि यार हो सकता है जेन्युइन केस हो। एब्सोल्युटली। उस समय पे वो दिमाग उतना चलता भी नहीं, क्योंकि इमोशंस ही बेसिक रीजन है क्रिमिनल्स का क्राइम कर पाने का। अगर आप पूछें कि क्यों क्राइम हो पाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान के अंदर जो भावनाएं हैं,
जैसे कि उसे डर भी लगता है, जैसे कि उसे लालच भी आता है, जैसे कि उसको लगता है कि कहीं वो किसी चीज को मिस ना कर दे जो सब कर रहे हैं, तो मैं भी वो करूं, फोमो। तो इस तरह की चीजें कि उसको जो चेंज हो रहा है उससे एडजस्ट करने में भी थोड़ा डर लग रहा है। तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैं, उन सब में ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के इमोशन को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल्स अपनी ट्रिक्स और ट्रैप्स बनाते हैं। उनकी कहानियां इसी बात पे ध्यान देती हैं या ध्यान केंद्रित करती हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है। तो वो किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति, किसी बुजुर्ग से बात करेंगी तो वो उसके बच्चे के वेलफेयर की बात करेंगे, उसकी शादी की बात करेंगे और ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भूलें कि मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने फोन पर एक स्क्रीन शेयर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे ही आपने स्क्रीन शेयर ऐप इंस्टॉल की, वो आपके फोन को कंट्रोल करेंगे। और फोन आपका गेटवे है सभी चीजों का। आज की डेट में आप फोन से ही बैंक सब कुछ, eKYC सब कुछ आप वहां से करते हैं, आपके OTPs वहां आते हैं। एक बार फोन का मिरर उन्हें मिला, एक बार फोन का कंट्रोल उन्हें मिला, तो वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं। वेरी राइट। तो एक तो आपने बताया कि सिम का मिसयूज हो सकता है, तो और तो लेकिन हम अगर कई बार वर्किंग, जैसे यहाँ पे कई बार इंसिडेंट्स हम सुनते हैं कि लोग फोन पे बात कर रहे थे और किसी ने खींच लिया, लेकिन अक्सर हम आजकल अपने फोन पे पिन लगा के रखते हैं। अगर वैसे खींचा तो खुला हुआ फोन मिल गया उसे, लेकिन अक्सर जैसे हमारे में पिन होता है, तो क्या वो पिन को भी तोड़ सकते हैं क्रिमिनल्स? तो लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो फोन लॉक नहीं है, जैसा कि आपने बताया, तो उस केस में हमें, हमारे फोन में हम गूगल के माध्यम से लॉगिन करते हैं, तो हमारा गूगल में हमें लॉगिन करना होगा वापस। लेकिन अगर आप अपने, मान लो आपका डिवाइस लैपटॉप के साथ चोरी हो गया है, फोन भी चोरी हो गया, लैपटॉप भी चोरी हो गया है, तो इस केस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जो OTP आएगा वो फोन में आएगा और फोन आपके पास है नहीं। तो इन सब के लिए गूगल और ज्यादातर सर्विसेज एक ऑफलाइन कोड नाम की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी कोड कहते हैं, सिक्योरिटी कोड्स कहते हैं, वैसे बड़े सारे नंबर लिखे बड़े सारे नंबर होते हैं, वो आपके 16 डिजिट के नंबर्स और 10 या 12 नंबर्स होते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं, जो कि हम कभी नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने गूगल की सेटिंग्स में जाकर ऑफलाइन कोड्स या सिक्योरिटी कोड्स को डाउनलोड करना चाहिए और उनको सॉफ्ट कॉपी में नहीं रखना चाहिए, उन्हें प्रिंट करके रखना चाहिए। वो इसका स्क्रीनशॉट लेके कई बार हम अपने किसी रिलेटिव को भेज देते हैं या किसी ग्रुप पे डाल देते हैं, लेकिन वहां से रिट्रीव करना फिर भी मुश्किल हो ही जाएगा। अगर आपके पास प्रिंट उपलब्ध है तो बहुत आसानी से आप अपने गूगल सर्विस में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि गूगल आज की डेट में आपके बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। गूगल लगभग 62 सर्विसेज हैं जो आपका डेटा रिकॉर्ड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज तक क्या सर्च किया है अपने फोन पर, वो सारा रिकॉर्डेड है। माय गुडनेस। गूगल एनालिटिक्स करता है कि इस साल सबसे ज्यादा सर्च क्या हुआ, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि जो भी हमने सर्च किया वो उनके पास कहीं रिकॉर्डेड है। तो आपने क्या सर्च किया अगर ये मैं जान लूं तो मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। बेसिकली ये तो दिमाग में घुसने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा गूगल आपकी जीपीएस लोकेशन भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपने अपनी जीपीएस लोकेशन ऑफ कर दी, जीपीएस की लोकेशन की परमिशन ऑफ कर दी है, तो भी उसको आपका लोकेशन पता है। उसे इसलिए पता है कि आपके सिम में जो टावर जिससे आप कनेक्शन ले रहे हैं उसकी लोकेशन तो उसे पता ही है। वो तो आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि फोन यूज करना है आपको। तो गूगल अगर जीपीएस लोकेशन ऑफ है तो आपके सिम कार्ड की लोकेशन जिस टावर से उसे सर्विसेज मिल रही है वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो 2 मीटर की बजाय 100 मीटर की एक्यूरेसी से उसको सब पता होगा कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से वो आपकी स्पीड भी जानता है कि किस स्पीड पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप में आप स्पीड देख सकते हैं। गूगल आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। अगर आपने कोई मैकडोनल्ड्स की ऐप या डोमिनोज की ऐप या किसी चीज़ की ऐप इंस्टॉल की है और आपने नोटिफिकेशन अलाउ किया है, तो जब भी आप किसी जगह से गुजर रहे हैं तो वो नोटिफिकेशन पुश करते हैं, वो सारा डेटा भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है takeout.google.com, आई विल रिपीट, takeout.google.com पर जाते हैं तो वहां आप देख सकते हैं कि आपके बारे में क्या क्या रिकॉर्ड किया गया है गूगल के द्वारा। उस डेटा को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उस डेटा को आप वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐसा खाली गूगल नहीं, बाकी सब कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी है। तो अगर आप ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन कहीं पर भी सोशल मीडिया पर जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी सेटिंग में एक सुविधा उपलब्ध है कि आप अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उन्होंने आपके बारे में रिकॉर्ड किया हुआ है और उसे वहां से हटा भी सकते हैं। हटाने से पहले सावधानी बरतें, ऐसा ना हो कि आपको ऐसी चीज हटा दे जो आपको चाहिए थी, बाद में आप बोले कि तो मेरे कहने पर आपने हटा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना विवेक यूज करें, आप अपना दिमाग लगाएं, लेकिन जो आपको लगता है वहां नहीं होना चाहिए उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन रख ले, वहां से हटा दे। डाउनलोड करके अपने पास ऑफलाइन रख ले, कम से कम ऑनलाइन एक्सेस हटा दे, क्योंकि ताकि गलती से जब किसी को एक्सेस मिल जाए आपके डिवाइस का, जो कि कभी भी हो सकता है, तो मिसयूज ना हो पाए। नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि एक मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पड़ी हुई है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से, और किस चीज को पसंद कर रहे हैं,
बिल्कुल किस वीडियो को ना पसंद कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से ऐसा है कि इतने अच्छे से तो शायद हमें हमारे माँ बाप या हमारे स्पाउस हमें ना जानते हो। कभी कभी हम खुद भी नहीं जानते, हमें अगर 1 साल कभी पहले हमने कब क्या खाया था, हम कहाँ गए थे, हमें याद नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन गूगल के पास 1 साल नहीं, 5 साल या 10 साल का, जब से आप वो फोन यूज कर रहे हैं, सारा डेटा उपलब्ध है। हाँ, तो वो एक ऐड आता था पुराने समय में ना, सफोला का आता था कि तेरे दिल की बात मैं जानूं। बिल्कुल तो आई थिंक गूगल सब जाने वाला बिल्कुल। आजकल चल गया है। तो अगर आप मुझे अपना फोन दें तो मैं एक हाँ। एस्ट्रोलॉजर से बेहतर आपके बारे में प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि सारा डेटा जो आपका 5 साल या 10 साल का मुझे हाँ। मिल जाएगा, उससे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, तो आप बता पाएंगे कि मुझे खाने में क्या पसंद है। बिल्कुल, जहाँ है ना? उस जीपीएस लोकेशन पे जहाँ आप एवरी संडे आफ्टरनून मिलते हैं, शायद आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ अगर आपने हाँ। फोटोज लिए होंगे तो आपने अपने फेवरेट फूड की फोटोज लिए होंगे। आपने बिल पे किया होगा तो मुझे बिल अमाउंट से पता चल जाएगा कि आपने क्या खाया, फोटो से मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या खाया, तो आप कहाँ गए। तो मैं आपका पूरा का पूरा पास्ट हिस्ट्री को जान सकता हूँ, मैं आपके बारे में प्रोफाइलिंग कर सकता हूँ, मैं उस प्रोफाइल की मदद से बहुत सारी मिसयूज भी कर सकता हूँ। इंसान को ये पता चल जाएगा इस व्यक्ति को अगला क्या खरीदना है। और यही तो मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी हैं, वो मतलब ये डेटा तो एक तरीके से गोल्ड माइन है, उनके लिए गोल्ड माइन है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम फ्री सर्विसेज यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम जब उन फ्री सर्विसेज को यूज करते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि हम आपके बारे में जो भी डेटा आप हमें दे रहे हैं उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलर फेसबुक और ट्विटर और इन सब की सर्विसेज में टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि आपका फोटो और वीडियो वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, उसे वो मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसे वो टेक्नोलॉजी से यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको किसी भी पर्पज के लिए इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज आप एक कॉफी मग लेके फोटो खिंचवाएं और जो कि आप फेसबुक पे डालें, और कल ऑस्ट्रेलिया में एक बियर के मग के साथ किसी बिलबोर्ड पे लगी हो, ओह गुडनेस, बिकॉज यू हैव गिवन योर राइट्स बाय एग्रीइंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि मतलब अगर ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई अगर आपको यूज करना है फेसबुक या आपको कोई भी एप्लीकेशन, खैर फॉर दैट मैटर, हाल ही में मैंने 1-2 एप्लीकेशन मेडिटेशन से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड भी डाउनलोड करी। उन्हें भी सब परमिशन चाहिए, उन्हें कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, उन्हें माइक्रोफोन भी चाहिए, उन्हें कैमरा भी चाहिए। बिल्कुल। तो होता यह है कि जब तक इस तरह के कानून नहीं है जो कि आपकी डेटा प्राइवेसी के लिए ये बाध्य करें कि डेटा वही लिया जाएगा जो चाहिए, जो कि भारत सरकार ने अभी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है जिसके रूल्स बनने वाले हैं। तो ऐसे ही यूरोप में जीडीपीआर है, जिनके माध्यम से ये कंपलसरी किया जा सकता है कि आपका डेटा उसी पर्पज के लिए यूज किया जाए जिसके लिए उसे लिया गया है। तो ये सब चीजें अब आ रही हैं, लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक यूजर सावधानी बरत सकता है। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने मेटा डेटा को ऑफ कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई फोटो लेते हैं अपने फ़ोन से, तो किस फ़ोन से फ़ोटो ली गई है, किस जगह पर फ़ोटो ली गई है, किस समय पर फ़ोटो ली गई है, किस क्वालिटी के कैमरा से ली गई है, आईफ़ोन है या माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उस फ़ोटो के अंदर मेटा डेटा की फॉर्म में होता है। यानी कि आप अपने बारे में सब कुछ उस फ़ोटो में बता रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि यस, आप ये भी बता रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि अगर फ़ोटो आपने घर पे लिया है तो आपके घर का जीपीएस लोकेशन होगा। अगर आपने आईफोन से लिया है तो पता चलेगा कि आईफोन से लिया गया है। पैसे वाले हैं, तो पैसे वाले हैं, तो क्रिमिनल अपने टारगेट इसी तरीके से चूज करते हैं कि आपका घर कहाँ है, आपके पास किस तरह का डिवाइस है, तो वो आप प्रेफर टारगेट बन सकते हैं या नहीं उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी का, वो इससे डिसाइड करते हैं। और जो ये परमिशन की आप बात कर रहे थे, परमिशन, जैसा कि आपने बताया फ्री सर्विसेज को यूज करने के लिए परमिशन चाहिए, हम इन परमिशन को ऐप इंस्टॉल करने के बाद डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और जब जरूरत हो, जब उस ऐप को यूज करना हो, तब परमिशन दें केवल उस पल के लिए, ताकि वो हमेशा आपका डेटा ना ले सके। मतलब सपोजिटली जैसे कोई फूड टेकआउट की एप्स होती हैं, है ना, तो उन्हें हमारे माइक्रोफोन और कैमरे का एक्सेस क्यों चाहिए? तो हम आप कह रहे हैं कि हम अपने परमिशन मैनेजर में, मोबाइल की सेटिंग्स में जाके जो परमिशन मैनेजर होता है, वहां से हम अपने इन परमिशंस को हटा सकते हैं, और सपोजिटली कभी मुझे यूज करना पड़े तो मैं वहां जाके दोबारा से ऑन करके उसे यूज करके दोबारा ऑफ कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। और इसका बहुत आसान तरीका ये है कि जब भी आप बोर हो रहे हैं, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप अपने परमिशन मैनेज में जाएं और जो भी आपको लगता है कि परमिशन अननेसेसरी दी गई है उसे हटा दें। ये आप इसके द्वारा क्रिमिनल को थोड़ा मुश्किल कर देंगे कि वो आपके साथ क्राइम कर सके। देखिए, कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे मुश्किल बना सकते हैं, और मुश्किल बनाना के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आपने डिजिटल एटिकेट्स में चेंजेस लाएं, जैसे कि परमिशन मैनेजर को यूज करके आप परमिशन हटा दें, आप अपना वाईफाई राउटर दिन में एक बार बंद कर दें,
आप अपना डिवाइस शट डाउन करें, आप अपने अपडेट्स टाइम पे लें, आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी लिंक से आने पर ना इंस्टॉल करें। कोई आपको लिंक भेजता है व्हाट्सएप पर कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, तो आप ना करें। सीधा प्ले स्टोर वगैरह में जाके ही करें। केवल प्ले स्टोर। अगर आप कहीं भी और किसी भी और तरीके से अगर आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन को परमिशन दे रहे हैं कि आप बाहर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो ऐप सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं हुई है। जो भी ऐप प्ले स्टोर के माध्यम से आती है, तो उसकी कुछ बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाती है। बहुत सारी है, हमारी तथास्तु की भी ऐप है, तो जब वो बनी थी, और अब खैर एप्पल स्टोर पे भी है, तो बहुत सारी टेस्टिंग्स होके ही काफी समय लगता है उसको आने बिल्कुल। में। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर वो प्ले स्टोर से ली गई है तो वो काफ़ी हद तक सेफ है। अदरवाइज आपके फ़ोन का डेटा, आपका डेटा और आपके फ़ोन का एक्सेस किसी को भी जा सकता है। इसीलिए हमें किसी भी और सोर्स से ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि हम अपनी फोटोग्राफ से मेटा डेटा हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं। ऐसी सुविधा आपके पास कुछ ऐप्स में भी है, और आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आप या तो फ़ोटो में या आपके फ़ोन के कैमरा में सेटिंग्स है जिसके माध्यम से आप इसे हटा सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें फ़ोटोज़ पोस्ट करनी है, तो आप सबसे पहले तो अपनी फ़ोटो को पब्लिक में पोस्ट ना करें, अनटिल अनलेस आप पब्लिक फिगर हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो अलग सावधानियाँ बरतनी होंगी, लेकिन अगर आप पब्लिक फिगर नहीं हैं, तो आप अपनी फ़ोटोज़ को मेटा डेटा हटाकर अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर से ही शेयर करें, ताकि वो पब्लिक में ना जाए और मिसयूज़ की संभावना कम हो सके। और अपने अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल रखें, नहीं तो आपका अकाउंट टेक ओवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अगर किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको रिकवर करने में बहुत मेहनत लगती है। ये तो एक बार हमारे साथ हो चुका है। एक बार मेरा ही इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, वो कुछ समय के लिए ऐसा, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेनिश लैंग्वेज मेरे जीमेल पे आने लगा कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो हमने हैक कर लिया है, और वो कुछ स्पेनिश में आने लगा। और जब मैं लॉग आउट भी हो गए हम लोग सब जगह से, लेकिन वो तो बाय गॉड्स ग्रेस और बाय टेक्नोलॉजीज ग्रेस व्हाट वी से, लेकिन हम उसे रिकवर कर पाए। क्योंकि हो सकता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहा होगा, या आपका उसमें मेल और फ़ोन नंबर का एक्सेस अलग-अलग दोनों चीज़ें अपडेटेड होंगी। आज की डेट में बहुत आसानी से सारे अकाउंट हैक हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। हम कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं, या हम अपना OTP शेयर कर देते हैं। बहुत सारी मोबाइल ऐप ऐसी भी हैं जो आपके OTPs को फॉरवर्ड कर सकती हैं, रीड कर लेती हैं और रीफॉरवर्ड कर देती हैं। सो SMS फॉरवर्डिंग नाम की कुछ ऐप्स हैं, स्क्रीन शेयर की ऐप्स हैं जैसे कि एनीडेस्क। इस तरह की जो ऐप्स हैं, ये आपके फ़ोन का कंट्रोल क्रिमिनल को देने की कोशिश करती है, और क्रिमिनल आपके फ़ोन में आपके बैंकिंग और आपके मनी रिलेटेड ऐप्स ही नहीं, वो आपके सोशल मीडिया ऐप्स को भी रीसेट पासवर्ड टारगेट करते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, उसका कंट्रोल ले लेते हैं, और उसके माध्यम से आपके कनेक्टेड लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। मतलब बड़ी मुश्किल हम रिकवर कर लिए थे, लेकिन उसमें जो बार बार फोन नंबर पे वो OTP दिखा रहा था, वो हमारा नंबर नहीं था। बिल्कुल, वो बार बार कह रहा था कि OTP सेंड, और वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, किस नंबर का था। फिर हमने वो नंबर, उससे आता है ना कि ट्राई अनदर वे, तो हमने कई तरीके से कोशिश करी, लेकिन फिर शायद वही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शायद हमारे पास था, तो हमने दूसरे तरीके से जब दोबारा कोशिश करी तो हम लॉग इन कर पाए, और फिर हमने तुरंत पासवर्ड चेंज कर दिया। तो बहुत बार ये होता है कि क्रिमिनल सारी चीजें बदल देता है, वो आपका अकाउंट पे से फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी सब बदल देगा। इसीलिए आपका ऑफलाइन कोड्स और सिक्योरिटी कोड्स काम आते हैं। और अगर आपका अकाउंट हैक हो ही गया है, तो आपको तुरंत जितने भी ग्रीवांस ऑफिसर हैं, हर सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर का एक ग्रीवांस ऑफिसर बाय लॉ कंपलसरी है, जो कि भारतीय होना चाहिए। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे कंप्लेन करना है, तो फेसबुक, मेटा और इंस्टाग्राम का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, आप उसे लिखें, और इन्हीं की वेबसाइट पर, इनके हेल्प सेंटर में जाकर अगर आप सर्च करेंगे कि हाउ टू रिकवर अकाउंट, तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे, जहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स पर्सनल डॉक्यूमेंट के थ्रू, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट के द्वारा पहचान प्रूव करनी होती है, और आपको अपनी FIR की डिटेल्स देनी होती है। यही किया था हमने। तो जब आप ये देते हैं, तो आपको ग्रीवेंस ऑफिसर और जो ये कंपनीज हैं, ये आपको मदद करती हैं आपके अकाउंट को रिकवर करने में। हाँ, शायद उस वक्त ऐसा था कि वहाँ पे उन्होंने मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी, मेरा आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड या कोई सा भी ID प्रूफ, और उसमें था कि आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग 30 सेकेंड्स का करके भेजिए, आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए वीडियो ऑथेंटिकेशन उन्होंने करवाया था, और उसके बाद हमारा अकाउंट रिकवर हो गया था। ओके। तो हमें पता होना चाहिए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें एक्शन लेने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि क्या स्टेप बाय स्टेप हम अपनी एक्टिविटीज करें, ताकि हम अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएं।
बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। और आजकल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने आप में एक हमारी एक्सटेंशन हो गए हैं। बिल्कुल, है ना? वहाँ पे अगर कोई गलत चीज़ पोस्ट हो जाए तो पता नहीं क्योंकि कानून भी है यहाँ पर। अगर आप कोई भी इम्पर्सोनेशन कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ हैं। तो भारतीय कानूनों में जैसा कि भारतीय न्याय संहिता है और आईटी एक्ट है, इन सब में प्रावधान है इन सब तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए। तो हम अगर अपना कंप्लेन करते हैं और अपने एक्शन लेते हैं तो हमारे लॉ में प्रोविजंस हैं, सफिशिएंट प्रोविजंस हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अक्सर परेशान करती है, जैसे कि टेलीग्राम या कुछ ऐसी एप्स हैं जिनके अंदर मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसी ऐप्स हमेशा होंगी, जो जो चीज़ें हमारे देश में नहीं बनी हैं, जो हमारे देश में जिनकी प्रेजेंस नहीं है, जिनके सर्वर्स यहाँ नहीं हैं, जैसे कि टेलीग्राम आपने बताया, और बहुत और ऐसी ऐप हैं जिनका कोई भी यूजर बेस के अलावा और कोई भी यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। तो उन पर अगर आप अपने कानून लगाने की भी कोशिश करेंगे तो आप किसको पकड़ेंगे? तो वो लोग इंडिया में है ही नहीं, यहाँ पे उनके सर्वर भी यहाँ नहीं है। तो अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, अगर आप उसे रिपोर्ट करते हैं तो एक्शन हो सकता है, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है। बट साइबर स्पेस में क्योंकि बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री ना होने की वजह से कई बार जो हमारे इंडिया में नहीं है या इंडिया से बाहर है या किसी ऐसे देश में है जिसका इंडिया के साथ ट्रीटी नहीं है, कानून को इन्फोर्स करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है और टाइम लग सकता है। तो हमें ऐसी ऐप से बचना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए उन ऐप्स को जो बहुत पॉपुलर नहीं है या जिनका बेस इंडिया में नहीं है या जिनके ओनर ऑफिसेज इंडिया में नहीं है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसको ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे, आप उसे टेक डाउन नहीं कर पाएंगे, आसानी नहीं होगी, थोड़ा मुश्किल होगा। और ये साइबर स्पेस की देन है इसका। इट्स लाइक व्हाट वी कॉल प्रोफेशनल हैजार्ड, लाइक वी कॉल व्हेन वी आर वर्किंग फॉर ए प्रोफेशन, जिसमें आपको हैजार्ड होता है। सिमिलरली साइबर स्पेस का हैजार्ड है। यू कांट कंट्रोल साइबर स्पेस फुली ऑलवेज, यू कैन ओनली अवॉइड सम ऑफ द थिंग्स। मुझे हाल ही में जब टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ हमारे मतलब मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और ये देखा भी बहुत लोगों से, जब मेरी बात भी हुई तो एक बड़ा ही ऐसा अंधकार वाला स्पेस है जहाँ पे कि कौन कितनी चैट रूम्स बना सकता है, अलग ग्रुप्स बना सकता है, पता नहीं क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि डार्क वेब भी है। डार्क वेब, तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे डेटा का हमारा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें लेजिटिमेट वेब में जो नॉर्मल सर्विसेज, पॉपुलर सर्विसेज हैं, उन्हीं तक ही रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वहां पर मिसयूज होने पर हमारे पास हर तरह की निवारण की सुविधा है, जो कि ऐसी वेबसाइट पर जो कि नॉट पॉपुलर हैं या जो डार्क हैं, उनमें इस तरह की सुविधा नहीं है आसानी से। व्हाट्सएप सेफ है? साइबर में सेफ केवल वो है जो कनेक्टेड नहीं है। अगर कुछ भी कनेक्टेड है तो सेफ कहना मुश्किल है, बट अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अपने आप को, अगर आपने व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज किया है, आप कुछ ऐसा पोस्ट नहीं कर रहे जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो आप सेफ हैं। अच्छा, कई बार तो हमारे फोन चोरी हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो जो आप मेरे को मतलब पता ही है, यंग जनरेशन जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी विचारों की तरह अपने फोन बदलती है। तो जिस तेजी से उनके विचार बदलते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बदलते हैं, उतनी तेजी से उनके फोन बदलते हैं। तो उस समय पे जो ये हमारे पुराने फोन हैं, मतलब क्या करें इनका, क्योंकि फेंके जाते नहीं, डर लगता है कि डेटा चला जाएगा। कुछ समय पहले तक तो हम फेंक दिया करते थे, है ना, कि कई बार टूट गया है, पूरा स्क्रीन एकदम टूट गया है, तो कई बार बच्चे को खेलने को दे दिया और वो एकदम खराब हो गया तो फेंक दिया। उससे कुछ समय पहले तक शायद रद्दी में दे दिया करते थे, रद्दी वाला आता था उसको बेच दिया करते थे। लेकिन फिर जब से हमारे आसपास ये एक विजडम आई है कि भाई आपका डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है जी, तो अब उसे बेचा नहीं जाता, फेंका नहीं जाता। लेकिन घर में एक ई वेस्ट तो इकट्ठा हो ही जाता है ना। मेरे पास तो खैर कम है, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ अभी भी ना। वो एक फोन कई सालों तक चलाने वाली अभी प्रथा है हमारे घर में जिंदा। लेकिन यंगस्टर्स का मैंने देखा है कि वो जब चेंज करते हैं तो मुझे अक्सर लगता है करते क्या उनका। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया, अगर आप बहुत जल्दी फोन बदल रहे हैं और वो खराब नहीं हुआ है तो आप उसे बेचना चाहेंगे, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैंने आईफोन 14 खरीदा है और मुझे अब आईफोन 15 चाहिए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉस्ट में। तो अगर मैं उसे पुराने फोन को बेचता हूँ तो मुझे बाय बैक में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है।
और ई-वेस्ट पे बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो ज़्यादातर लोग टेम्प्टेड होते हैं कि वो फैक्ट्री रीसेट करें और फ़ोन को बेच दें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सबके लिए कि आपका डेटा, आपके फोटोज, आपके व्हाट्सएप चैट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच यू हैव डन ऑन दैट फोन, अगर वो 2-3 साल पुराना फोन है तो वो सारा का सारा फैक्ट्री रीसेट होने के बाद भी 95 to 98% गारंटी के साथ कंप्लीटली रिकवर हो सकता है। नहीं, तो फैक्ट्री रीसेट के बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने फोन बेच दिया है तब भी उसके फोटोज, व्हाट्सएप चैट सब कुछ रिकवर हो जाएगा? बिल्कुल। डेटा, जैसा कि हम गीता में कहते थे आत्मा अमर है, इसी तरह से डेटा वंस क्रिएटेड नेवर डाइज। डेटा को रिकवर करने में मेहनत लग सकती है, पैसे लग सकते हैं, टूल्स हो सकता है थोड़े और सोफिस्टिकेटेड लगे, पर अगर कितना पुराना फोन है उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादातर फोन्स में, ज्यादातर केसेस में ऑलमोस्ट 100% डेटा रिकवर हो सकता है। इसीलिए अगर हमने कभी भी कुछ भी कहीं लिखा है या कुछ भी कोई फोटो कहीं पे खींच ली है जी, तो वो अजर अमर है जी, वो अजर अमर है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो डिवाइस को आप रीयूज करें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। हम फोन इसलिए बदलते हैं कि या तो उसकी बैटरी खराब है, पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पा रहा है ठीक से, या कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है। आज के माध्यम से हम 100 मेगापिक्सल का कैमरा चाहते हैं और वहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है, और इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं, स्क्रीन टूट गया है, हमें अच्छा नहीं लग दिखाई दे रहा है। तो अगर फोन चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे फैक्ट्री रीसेट करें और अपने ही घर के वाईफाई राउटर से कनेक्ट करें दोबारा से। और एप्स हैं लाइक एयरड्रॉइड और बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो आपके फोन को सीसीटीवी में कन्वर्ट कर देंगी या कैमरा में कन्वर्ट कर देंगी। वेब कैमरा में कैमरा बन गया तो अभी छोटा सा सीसीटीवी, आपका फोन अभी सीसीटीवी कैमरा बन गया उस ऐप की मदद से। उसे दीवार को लटका दो कहीं पे, उसे कहीं भी दीवार में लगा दीजिए, किसी पेंटिंग में पीछे छुपा दीजिए, तो आपका एक डिस्गाइज कैमरा भी बन सकता है। आप परमानेंट पावर सोर्स से लगाइए, वाईफाई राउटर से कनेक्ट कीजिए और आप जहां भी उसे प्लेस करना चाहें तो आपके पास एक्सट्रीमली ग्रेट क्वालिटी, क्योंकि हमारे नॉर्मल सीसीटीवी 1 या 2 या 3 मेगापिक्सल के होते हैं और आपका पुराना फोन 32 मेगापिक्सल से कम तो होगा ही नहीं, ढूंढ के लाना भी मुश्किल है ऐसा फोन। तो अगर आपने उसको रीयूज करके सीसीटीवी कैमरा बना दिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी स्मॉल, डिस्गाइज्ड, वेरी पावरफुल सीसीटीवी कैमरा है। और हेल्थ आप उसे वेब कैम भी बना सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप या कैमरा नहीं है, दिस कैन ऑल्सो वर्क लाइक ए वेब कैम, तो आप उसको रीयूज करने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह से हम बाकी डिवाइसेस को भी रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। अगर पेन ड्राइव पड़ा हुआ मिला या किसी कॉन्फ्रेंस में किसी ने आपको पेन ड्राइव दिया तो क्या आप यूज करेंगे? ये सवाल हमारे दिमाग में हर बार आता है और हम यूज कर लेते हैं। अगर हमें कहीं बाहर पेन ड्राइव मिला और अगर हमने उसे अपने कंप्यूटर को लगाया तो वायरस आ सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं उठाया तो कोई आपका जानने वाला उठा लेगा, आपकी कंपनी में काम करने वाला उठा लेगा, आपका पड़ोसी उठा लेगा, और उसने लगाया तो भी वायरस आएगा, क्योंकि वो लगाएगा और उसके बाद वो ईमेल आएगा, ईमेल पे वो वायरस खाली उस तक नहीं फैलेगा, वो आपके पास फिर से आएगा। तो अगर हम उठा लेते हैं या नहीं उठाते, दोनों ही केस में हम मुसीबत में आने वाले हैं। तो मतलब सही जवाब है नहीं। इसका सही जवाब यह है कि आप उठाएं, लेकिन किसी एक्सपर्ट को, आईटी टीम को, आपकी कंपनी में अगर कोई आईटी टीम है या आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट में कोई आईटी टीम है, उन्हें दें। वो एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, जो कि एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, उसमें उसे कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर वायरस और मॉलवेयर नहीं है और वो किसी व्यक्ति का है जिसका डेटा है, उसका डिटेल उसमें मिल जाता है, तो उसको वापस कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, वायरस है, मॉलवेयर है, तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं। देयर आर सॉफ्टवेयर जिनको यूज करके आईटी टीम, एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी टीम उसको क्लीन कर सकती है और उसे ई वेस्ट बनने से बचा सकती है और अब इस डिवाइस को हम फिर से यूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनको रीयूज कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, जो कि हम नहीं सोच रहे हैं। तो हमें पुराने कंप्यूटर्स को हम स्कूल को दे सकते हैं। गांव में ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है। अगर हमारा लैपटॉप पुराना हो गया और हमें नहीं पसंद, हम एडवांस और फास्ट लैपटॉप चाहते हैं, तो बेसिक चीजें यूज करने के लिए हम उन्हें डोनेट कर सकते हैं। बट ये याद रखें कि जब भी आप दे रहे हैं तो उसमें से अपना स्टोरेज मीडिया निकाल ले, हार्ड ड्राइव निकाल ले, एक नई हार्ड ड्राइव खरीद के लगा दे। तो इस तरह से सारा हमारा जो डेटा रहेगा वो रहेगा तो हार्ड ड्राइव में। यस। तो अगर हमें लैपटॉप कभी बेचना है या किसी को देना है, तो उसमें से अगर हम हार्ड ड्राइव निकाल लें उसके बाद उसे बेच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्टोरेज मीडिया के अलावा किसी भी चीज में आपका सेंसिटिव डेटा नहीं है। क्या फोन में भी ऐसा कुछ होता है कि जो हम निकाल लें और फिर बेच दें? फोन में वो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल जो स्टोरेज डिवाइस है वो पीसीबी कार्ड में चिप के साथ ही चिप अंदर इंटीग्रेटेड होता है। इसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि आप बहुत इजीली रीयूज कर सकते हैं, सीसीटीवी वगैरह बना सकते हैं। अदरवाइज अपने पास ही रखें जब तक कि आप इंश्योर ना कर लें कि उसमें से देयर आर डेटा शेडिंग सर्विसेज ऑल्सो। ऐसी कंपनीज हैं जैसे स्टेलर डेटा रिकवरी की एक कंपनी है। वो क्या करते हैं, आप नॉमिनल कॉस्ट पे 200-400 रुपए की सर्विसेज हैं या सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी खरीद सकती है लाइसेंस लेके पूरे साल के लिए। उसके माध्यम से हम डिजिटल डेटा को श्रेड कर सकते हैं, जैसे हम पेपर श्रेडर यूज करते हैं नॉर्मल, ऐसे डिजिटल डेटा श्रेडिंग की सर्विसेज है जो ये इंश्योर करती हैं कि डेटा अब रिकवर नहीं हो पाएगा। अब रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आपने जैसे सपोजिटली, क्योंकि
बहुत सारे लोग हैं जो अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, तो डेटा शेडिंग सर्विस के बिना ना बेचें। तो पहले एक तो पहले फैक्ट्री रीसेट कर लें, फिर अपना डेटा श्रेडिंग वालों के पास जाके उसे श्रेड करवा के तभी उसको बेचें। यस, नहीं तो कोशिश करें कि अगर रीयूज कर आपका लें। फोन है तो उसे रीयूज कर लें। बिल्कुल, ये ऐसा है। फोटोकॉपिंग मशीन में भी होता है। फोटोकॉपिंग हम जब कराते हैं तो फोटोकॉपिंग मशीन में एक हार्ड ड्राइव होती है जो सारी जो भी हमने फोटोकॉपी कराया उसकी एक इमेज अपने पास रखती है। वो रखती इसलिए ताकि अगर पावर चला जाए और उसे रिपीट करना हो तो दोबारा ना करना पड़े। लेकिन हम जब फोटोकॉपिंग मशीन को एक ऑर्गेनाइजेशन में से बेचते हैं तो हम सोचते ही नहीं कि उसके अंदर भी एक हार्ड ड्राइव होगा और जो भी हमने आज तक फोटोकॉपी किया वो सारा उसके अंदर होता है, जिसको कि क्रिमिनल गोल्ड माइन की तरह यूज करता है। वो सभी के पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप और व्हाट नॉट आपने जो भी आज तक फोटोकॉपी किया है वो सब उसके पास बहुत आसानी से उसे हार्ड डिस्क के माध्यम से चला जाता है। यानी कि हमें लग रहा है कि हमने पुराना सामान बेचा है, लेकिन एक्चुअली हमने पुराना सामान नहीं, हमने इंफॉर्मेशन बेची है। एब्सोल्युटली, बहुत ही डेंजरस है ये। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्रिमिनल्स को बैठे बिठाए सारा डेटा मिल जाएगा। मतलब आप जैसे एग्जैक्टली ये जो फ्रॉड्स होते हैं तो क्रिमिनल किस टाइप के लोगों को ढूंढते हैं? मतलब जैसे अक्सर हमारे मन में ना ऐसा एक लगता है कि शायद बूढ़े बच्चे या जो शायद कम एजुकेटेड लोग वो इसका शिकार होते होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि एजुकेटेड लोग भी इक्वली फ्रॉड का शिकार होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ओटीपी नहीं देना, उन्हें पता है कि सारी चीजें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कैसे वो शिकार हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो होता ये है कि क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हैं, वो साइकोलॉजी पढ़ पाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि किस व्यक्ति के साथ क्या बात करनी है। तो जब पहली बार कॉल आता है तो वो पहले कुछ सेकंड में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप बुजुर्ग हैं या आप बच्चे हैं या आप बहुत बिजी हैं। प्रोफाइलिंग करते हैं वो आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं। रीजन ये है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही वो आपको कहानी सुनाएंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वो आपसे टाइम लेकर बात करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, वो आपके घर वालों की बात करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और फिर आपके साथ फ्रॉड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका लगाएंगे कि लाइए आपकी मदद करने के लिए आप स्क्रीन शेयर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, आपसे नहीं हो पा रहा तो एक काम करते हैं कि थोड़ा टेक्निकल है, मैं कर आपकी देता हूँ, मदद कर देता बिल्कुल। हूँ। तो वो उस तरह से आपसे स्क्रीन का कंट्रोल लेंगे हाँ। और फिर वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक पैसे ट्रांसफर करना, आपके सोशल मीडिया पे पहुंचना, आपका डेटा निकालना, ये सब करेंगे। वहीं वो क्या करते हैं, जैसे कोविड की वजह से या पोल्यूशन की वजह से बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की। आजकल बहुत से पेरेंट ऐसे इनके पास एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो अगर अपने ही फोन को मैंने अपने बच्चे को क्लास लेने के लिए दिया तो उन्हें मालूम है कि आज की डेट में पोल्यूशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हैं और क्लासेस का टाइम मॉर्निंग 9 to 11 या 12 o'clock होगा। तो वो उस बीच में फोन करेंगे और अगर बच्चे ने उठाया तो वो उसे बोलेंगे, बेटा देखो मैं आपके पापा बहुत खुश हो जाएंगे, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिए, उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो बच्चा तो जानता नहीं है, बच्चा तो अवेयर नहीं है, वो सोचेगा कि चलो पापा बड़े खुश होंगे और मैं इस लिंक को क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करने से अगेन स्क्रीन शेयरिंग, SMS फॉरवर्डिंग, इस तरह की ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और उस फोन के माध्यम से फ्रॉड हो जाएगा। और अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने फोन उठाया और उनको पता चला कि आप बिजी हैं, वो आपसे 2 मिनट बात करेंगे कि हम आपको लोन देना चाहते हैं। अगर आप बात सुनना ही नहीं चाह रहे और आप जल्दी से जल्दी फोन कट करना चाह रहे हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आप बिजी हैं। तो वो आपके साथ इस तरह के फ्रॉड करेंगे कि आपका फोन 1 घंटे के अंदर बंद होने वाला है और आप पैनिक में आ जाएंगे कि फोन बंद हो गया तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो बोलेंगे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप KYC कर दीजिए। वो ये बोलेंगे कि फ्राइडे इवनिंग को अगर आपको फोन आया कि आपका बिजली का कनेक्शन काट देंगे क्योंकि आपका बिल हमारे पास अपडेटेड नहीं है। आप सोचेंगे कि अगर बिजली का बिल ना भरने की वजह से जो कि आपने भरा है कि बिजली का कनेक्शन कट गया तो सैटरडे संडे में तो प्रॉब्लम हो जाएगा और शायद ऑफिसेज बंद होंगे। तो आप साइकोलॉजिकली उस टाइम पर पैनिक करेंगे। तो वो बोलेगा अच्छा अगर आपने पे किया है तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पर डिटेल अपडेट कर दीजिए और एक OTP आएगा वो बता दीजिएगा ताकि बिल अपडेट हो जाए और आपका कनेक्शन ना कटे। तो आप पैनिक स्टेट में होते हुए, क्योंकि आपको लग रहा है कि बिजली ना कट जाए, फैमिली वाले क्या कहेंगे, आप प्रेशर में क्योंकि आप बिजी भी हैं, तो आप वो OTP शेयर कर देते हैं जिसके बाद माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं या आपके साथ एक ट्रांजेक्शन हो जाता है जो कि आपने सोचा भी नहीं था। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ जब फ्रॉड हो जाता है तो ये बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं किसी को क्या बताऊं, बता ही नहीं सकता क्योंकि उसको अपना रेपुटेशन का सवाल लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर के फॉर्म में सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोगों को बताते नहीं हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं। ये तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर फ्रॉड हुआ है तो सबसे बड़ा बदला हम फ्रॉडस्टर से ये ले सकते हैं कि हम सबको उसके बारे में बताएं कि उसने कैसे फ्रॉड किया, ताकि किसी और के साथ जब वो करने जाए तो अगर उसने सुना होगा उस व्यक्ति ने जिसके साथ वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आपके साथ हुआ था, तो उसको पता चल जाएगा कि फ्रॉड की तैयारी है। तो आई थिंक सबसे बड़ा बदला
हम साइबर अवेयरनेस स्प्रेड करके ले सकते हैं साइबर क्रिमिनल से। क्योंकि मुझे लगता है शायद बचाव का यही एक तरीका भी है। बिल्कुल, जितना मोडस ऑपरेंडी सब हम जानेंगे उतना ही वो मोडस ऑपरेंडी किसी और के ऊपर काम नहीं करेगी। इसीलिए क्रिमिनल्स अपने तरीके भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। वो सीजनल फ्रॉड करते हैं। सीजनल लाइक अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, जैसे कि हम मार्च के अराउंड, हाँ मार्च टू जुलाई हम जो हमारी लास्ट डेट होती है उसके अराउंड हम इनकम टैक्स भरते हैं और फिर बहुत से लोगों को रिफंड की उम्मीद होती है। तो जब वो रिफंड आना होता है 15 दिन के बाद, हमारा इनकम टैक्स भरने के बाद मैसेज आने शुरू होते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि आपका रिफंड जल्दी आ जाए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए ये जानने के लिए आपका रिफंड कितना होगा। और वो सारे के सारे मलिशियस लिंक होते हैं। तो वो हमारी साइकोलॉजी से प्ले कर रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति इनकम टैक्स भरा है, ये रिफंड का इंतजार कर रहा है, तो इस वक्त किस चीज पे क्लिक करेगा। बिल्कुल। फिर जैसा कि अभी दिसंबर जनवरी में शादियां होती हैं, तो वो आपको लिंक भेजेंगे, एक एपीके फाइल भेजेंगे और उसमें होगा कि समबडीज नेम, लेट्स से गीताज मैरिज इनविटेशन कार्ड .apk। तो आपको लगेगा कि शायद किसी रिलेटिव का मैरिज इनविटेशन है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो वो शादी के सीजन में इस तरीके के फ्रॉड करते हैं। वो कोविड के बाद जब भी आप बीमार होते हैं, जब फ्लू का सीजन आता है, तो बोलते हैं कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी, +1 इफ यू हैव गॉट द वैक्सीन एंड +2 इफ यू हैव नॉट गॉट द वैक्सीन। बेसिकली वो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर आपने बोला हाँ या ना में से कुछ भी, तो आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी एक पर्टिकुलर नंबर पर। यानी कि अब जो भी कॉल आएगा, IVR कॉल आएगा व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए या कुछ भी वेरीफाई करने के लिए, वो उनके पास भी आएगा। तो जब उनके पास आएगा तो वो अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपको लगेगा कि मेरा व्हाट्सएप कैसे हैक हो गया, क्योंकि आपने कॉल फॉरवर्डिंग या SMS फॉरवर्डिंग इनेबल कर दी थी। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका भी है। बहुत बार क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो अचानक से वहां पर एक गाड़ी से एक आदमी टकराएगा और गिर जाएगा और गाड़ी चली जाएगी। वो आदमी, आपको लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है, और वो आपको बोलेगा क्या आप अपना फोन दे सकते हैं, मैं जरा अपने घर वालों को फोन कर दूं। और आप सोचेंगे कि मदद करनी चाहिए, फोन दे देते हैं। तो वो आपके सामने कुछ एक नंबर डायल करेगा और बोलेगा कि शायद कोई उठा नहीं रहा और आपका फोन वापस कर देगा। असल में उसने नंबर डायल नहीं किया, उसने कॉल फॉरवर्डिंग की। उसने आपके फोन से अपने नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर दी। ये सारा का सारा एक प्लान था। तो आप इमरजेंसी में किसी की मदद कर रहे हैं तो आप अपना फोन ना दें, आप उसको बोलें कि आप नंबर बताएं, हम डायल कर देते हैं। तो गलती ये होती है कि उसको पता है इमरजेंसी में कोई भी अपना फोन दे देगा, वो आपकी साइकोलॉजी का फायदा होता है। बिल्कुल, दुरुपयोग कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे डिवाइसेस को हम ही यूज करें, कोई और ना करे, हम किसी को शेयर ना करें। हम ध्यान रखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि जहां हमारा ध्यान भटका वहां वो माइनर सी चीज के द्वारा कॉल फॉरवर्डिंग कर देगा या कुछ इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही पुरानी बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एब्सोल्युटली। तो मतलब जैसे एक तो आपने बताया कि हम लोगों को अपनी परमिशन मैनेजर से वो हटा देना चाहिए, चिप के ऊपर अपना पिन लगा लेना चाहिए, और गूगल पे चीजें हमारी जो है वो अपडेटेड रखनी चाहिए, ताकि अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हम अपने दूसरे फोन में लॉगिन कर सकें और हमारा पासवर्ड शेयर ना हो जाए। इसीलिए हमें जो सिक्योरिटी कोड्स हैं वो कहीं पे ऑफलाइन प्रिंट करके बिल्कुल रख लेने चाहिए। और हमें लालच से भी बचना चाहिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए वैष्णो देवी जाना है, तो वहां होगा कि आप सोचेंगे इतना कौन चढ़ेगा, तो हम हेलीकॉप्टर बुकिंग कर लेते हैं। तो अगेन ये सीजनल फ्रॉड है। यहाँ क्या होता है कि एक फेक वेबसाइट है जो हेलीकॉप्टर बुकिंग ले रही है और आपको औरों से सस्ता रेट दे रही है। तो अगर आपने देखा कि 50,000 की जगह कहीं पर 30,000 में मिल रहा है, तो आप फटाफट बुक कर लेंगे। आपने 5 या 6 लोगों के लिए बुक किया और आपने पैसे दे दिए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा ऐसा कोई सर्विस है ही नहीं, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, और आप उस स्थिति में फंस जाएंगे। आपका सारा पैसा भी चला गया और आपको सर्विस भी नहीं मिली। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही और कुछ IT कंपनीज ने कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं गूगल पर, वर्क फ्रॉम होम ऑन 50,000 रुपीज सिटिंग एट होम। ये सब लुभावने विज्ञापन जो होते हैं, इनके पीछे वो चाहते हैं कि आप उस लिंक पर क्लिक करें और वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे ले जाएंगे जहां पर आपसे बात करेंगे। और उन्हें ऑलरेडी पता है कि आपको नौकरी चाहिए, तो आपकी इस बात का फायदा उठाते हुए आपको कुछ काम देंगे जिसमें वो बोलेंगे कि आप 500 रुपए डालेंगे तो आपको 1000 वापस देंगे। और 2-4 बार ऐसा होगा, देन वो बोलेंगे आप 5 लाख डालिए। और किसी एक दिन जब आप 5 लाख रुपए डालेंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा था कि पैसे तेजी से वापस आ रहे हैं, तो वो अचानक से एक बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। वो 5 लाख रुपए लेने के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा, फोन नंबर बंद हो जाएगा और आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा स्कैम और चल रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट का है कि आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जैसे आपने बताया कि एक मैसेज आएगा, एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप ऐड हो जाएंगे। आपने उस ग्रुप को कभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आप एक ग्रुप का मेंबर हो गए एक दिन सुबह, और वहाँ 500 लोग हैं और वहां पर वो बोलेंगे कि हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि हमने एनालिसिस किया हुआ है, किस शेयर को खरीदने से आपको अचानक रातों रात पैसा मिल जाएगा। और वहां कुछ लोग बोलेंगे हाँ मुझे फायदा हुआ, वो लोग भी क्रिमिनल के ही साथी हैं। तो ऐसा करके
वो एक ऐप आपके कंप्यूटर फोन पे इंस्टॉल करवाएंगे और वो ऐप में आपको बोलेंगे कि आप 5 लाख 10 लाख रुपए डाल दीजिए। शुरू में हो सकता है आपको फायदा हो, जितना भी आप थोड़ा अमाउंट डालेंगे, क्योंकि आप शुरू में डरे होंगे। जब आपको लगेगा फायदा हो रहा है तो आप अमाउंट बढ़ा देंगे और वो सारा पैसा निकाल कर उस ऐप के माध्यम से आपको आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हम लोगों को साइबर अवेयरनेस करनी चाहिए और अपने अगर हमारे साथ कभी भी फ्रॉड हुआ है तो उसे डिस्कस भी करना चाहिए। तो लगे हाथ मैं मेरे साथ एक जो फ्रॉड हुआ है मैं वो डिस्कस कर देती हूँ सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक बार मुझे अपने हाउस हेल्प के लिए एक वेबसाइट के थ्रू, कोई इंटरनेट पे हमने सर्च किया और वेबसाइट के थ्रू किसी एक व्यक्ति से हम कांटेक्ट में आए और उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने भी इस गुमान में कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमने उनसे कहा कि नहीं, पहले आप अपना आधार दीजिए, अपना ये सब भेजिए हमें। तो उसने भेजा और फिर उन्होंने हमें QR कोड भी भेजा, जिसके अंदर हमने थोड़े से 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कुछ डाले, क्योंकि हमें लगा कि QR कोड है, हमारे पास आधार है ना, फ़ोन नंबर है, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेसेबिलिटी है। लेकिन बाद में अंततः जब पुलिस की भी मदद ली गई, पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रेस करने की भी कोशिश करी वो लिंक से और वो QR कोड से, अलग अलग तरीकों से, लेकिन कभी उसको वो ट्रेस नहीं कर पाई। एक बार उनकी लोकेशन नोएडा में आई, एक बार फरीदाबाद में आई और फिर छोटा सा मामला था 4-5 हज़ार रुपए का। तो अंत में पुलिस ने भी अपना, जिसे कहते हैं, मोमेंटम खो दिया। हमें भी मतलब एक ऐसा हो गया कि अब इसको क्या परस्यू करें, क्योंकि एक्चुअली वो पैसे की उतनी बात नहीं थी जितनी इस बात की थी कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो उसे पकड़ा जाना जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमने नहीं पकड़ा तो वो, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, वो ट्रेस नहीं हो पाया। तो इसमें अगेन जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपके डॉक्यूमेंट से आधार, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। बैंक अकाउंट एक और तरीके से होते हैं कि किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति का जिसका अकाउंट है और उसके पास पैसे नहीं है, तो क्रिमिनल्स उन्हें कांटेक्ट करते हैं और उनके अकाउंट को रेंट पे ले लेते हैं। नहीं, मतलब घर का रेंट, गाड़ी का रेंट तो ठीक है, ये अकाउंट कैसे रेंट पे आता है? वो अकाउंट इस तरह से रेंट पे लेते हैं कि अगर अकाउंट में केवल 500 रुपए हैं, किसी रिक्शे वाले के या किसी छोटे से व्यक्ति जिसके पास कुछ पैसे नहीं है, उसके अकाउंट में 500 या 1000 रुपए हैं, तो क्रिमिनल्स उन्हें कांटेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप 6 महीने के लिए अकाउंट हमें रेंट पे दे दीजिए। 6 महीने तक आप इसे बंद नहीं करेंगे, आप इसका ATM, इसका पासबुक, इसका यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हमें दे दीजिए और 6 महीने के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। 6 महीने के लिए हमने इसे किराए पे लिया। तो जो ये जनधन अकाउंट्स खुले थे, कोई भी अकाउंट हो सकता है, जनधन अकाउंट भी हो सकता है, कोई भी अकाउंट में पैसे नहीं है और आदमी यूज नहीं कर रहा है, तो उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है। उसके पास केवल 500 रुपए थे और उसे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए का लालच आ रहा है कि उसे लग रहा है कि शायद इतना तो मैं महीने में नहीं कमा पाऊंगा। बिल्कुल, तो वो अपना अकाउंट रेंट पे दे देते हैं। अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि वो आपके साथ, मेरे साथ या हम सबके साथ जो फ्रॉड करते हैं, वो पैसा उस अकाउंट में मंगाते हैं, ताकि उस अकाउंट में आने के बाद वो उसे ATM कार्ड से निकाल लेते हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करके उसे किसी दूसरे अकाउंट में या फिर उसे तीसरे अकाउंट में और फिर चौथे अकाउंट में भेज देते हैं, ताकि आप ट्रेस करें तो वो अकाउंट मिले किसी रिक्शे वाले का जिसने 10,000 रुपए के लालच में अकाउंट रेंट पे दे दिया था। तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसका। दूसरा ये है कि जैसा कि आपने बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे 5,000 रुपए गए हैं तो मेरे पास 5,000 रुपए को परस्यू करने के लिए उतने घंटे नहीं है। मैं तो बहुत मेहनत करी। हाँ, पर आज की डेट में जब दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है, तो क्रिमिनल्स ये भी कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं। अगर अमाउंट इतना छोटा होगा कि आदमी इग्नोर कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर आपके पास समय नहीं है कि पुलिस स्टेशन जाएं, आपके पास समय नहीं है कि आप वकील को ढूंढें, आपके पास समय नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉलो अप करें, तो वो अगर एक क्रिमिनल ने एक दिन में 10 फ्रॉड किए 5,000 रुपए के लिए, तो उसके लिए तो ये 50,000 रुपए है और वो करता रहेगा, उसके लिए इंसेंटिव है। और आज की डेट और क्राइम करने के लिए आज की डेट में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए और एक लैपटॉप या इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत सरकार ने की हैं, जैसे कि अब सिम लेना आसान नहीं है। पहले आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिम ले सकते थे। आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिसेंटली नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कि कुछ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ही आपको सिम कार्ड मिल सकता है। आजकल तो शायद अंगूठा भी लगवाते हैं, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, आधार यूज करके मैंडेटरी नहीं है, बट देन आज के दिन में वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है ताकि आपको सिम दिया जा सके। पहले शायद बहुत सारे अलाउड थे, बहुत सारे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट था डॉक्यूमेंट्स का, जिसको अब थोड़ा कम करके और वेरीफाइबल बना दिया गया है। पहले आप बहुत सारे सिम ले सकते थे, क्योंकि सभी सर्विस प्रोवाइडर लाइक भारती, वोडाफोन और जितने भी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके डेटाबेसेस अलग अलग थे, तो आप सबसे अलग अलग सिम ले सकते थे। आज की डेट में
आप सारा डेटाबेसेस कंबाइंड है, तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ सिम ही ले सकते हैं एज पर टेलीकॉम गाइडलाइंस। तो आप लार्ज नंबर ऑफ फेक सिम कार्ड नहीं हो सकते। यहाँ यूजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप ध्यान रखें आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है। उस वेबसाइट पर जाएं संचार साथी की और चेक करें कि आपके अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा सिम कार्ड तो इशूड नहीं है। तो इस तरह की सावधानियां बरतने से हम काफी हद तक फ्रॉडस्टर्स को मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन ट्रेसेबिलिटी अभी भी थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में फ्रॉड हो रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा वर्कफोर्स है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है। अभी हाल ही में मैं डेटा पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, लेकिन हाल ही में मैं डेटा पढ़ रही थी कि जनवरी से अप्रैल 2024 में 4 ही महीने के अंदर लगभग 8 लाख फ्रॉड्स हुए हैं। उसके जो कारण है शायद बहुत रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। बहुत रिपोर्ट हो भी रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर दी गई है। हाँ। तो पहले आपको जाके एफआईआर करना होता था, लेकिन आज की डेट में भारत सरकार का ही एक प्रोजेक्ट है, एक स्कीम है, जिसमें cybercrime.gov.in नाम की एक पोर्टल है, जहां पर आप घर बैठे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वजह से भी रिपोर्टिंग बढ़ गई है, क्योंकि जरा सा भी फ्रॉड हुआ, आपका 500 रुपए का भी फ्रॉड है, रिपोर्ट तो आप जरूर करेंगे। हाँ। रिपोर्ट करने में कोई कमी नहीं है। आपकी सम्मान की बात हो जाती है। बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो एक 1930 नंबर है, अगर आपने वहां पर इमीडिएटली फोन कर दिया, जैसे हार्ट अटैक में हम बोलते हैं कि एक गोल्डन आवर होता है, ऐसे अगर आपने बहुत जल्दी से 1930 पे फोन कर दिया फ्रॉड होते ही, तो भारत सरकार एक इंटीग्रेटेड टीम है उनके पास, I4C नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन आते ही वो सभी बैंकों से और सभी सर्विस प्रोवाइडर से बैक एंड पे कनेक्टेड है। वो कोशिश करते हैं कि पैसा अगर क्रिमिनल कैश निकाल रहा है, एटीएम से निकाल रहा है किसी भी तरीके से, उससे पहले अगर उसे फ्रीज कर दिया जाए तो इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, पैसा आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन वो सिस्टम से बाहर ना जा पाए। तो इस तरह की सुविधा है। लेकिन आपको 1930 नंबर बता देती हूँ, 1930 फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो घर वालों से भी पहले 1930 पे कॉल। बिल्कुल, बैंक से भी पहले आप उन्हें बताएं, सबसे पहले उन्हें बताएं, ताकि वो अकाउंट, वो पैसा सिस्टम से बाहर ना जा पाए। सिस्टम से बाहर जाने के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो पैसा निकल गया, कैश में कन्वर्ट हो गया या बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गया, तो उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये बिटकॉइन में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब? क्योंकि वो बहुत सारा पैसा बहुत सारे अकाउंट से एक सिंगल अकाउंट में ले जाते हैं और वहां से बिटकॉइन खरीद लेते हैं। और बिटकॉइन का तो कोई उसके बाद ट्रेसेबिलिटी और मुश्किल है। तो कोई सूत्रधार ही नहीं है ना। सूत्रधार है, मतलब ऐसा नहीं है। हम डिजिटल फोरेंसिक्स फील्ड के बारे में ये कहते हैं कि कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पर कितना समय लगेगा और क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हो सकता है कि कई बार अवेलेबल ना हो या बहुत महंगी हो। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पर हम अपने आप को ऐसी मुसीबत में डालें ही क्यों जहां पर हमें मुसीबत का सामना करना पड़े। लेकिन जो बिटकॉइन वगैरह है, ये तो टेररिज्म और फाइनेंशियल और टेररिज्म से लेके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक। बिटकॉइंस लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में, भारत सरकार ने उसे लीगल नहीं बनाया हुआ है, बट देन लोग अपनी पसंद से खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं, पर ये अभी भी एक मल्टीपर्पज चीज है, जिसमें है कि हम बहुत सारी चीजों के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है, जब तक हम इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते, हम समझते नहीं और हम पूरी तरह से नहीं मालूम है, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो और क्या ये पैसा बाहर भी चला जाता है? पैसा कहीं भी जा सकता है। आज की डेट में सब कुछ कनेक्टेड है, जैसा कि आपने देखा, आप अपने खुद के पैसे कहीं भी भेज सकते हैं, आप विदेशों में भी भेज सकते हैं, आप विदेशों से घर बैठे यहाँ पर अमेरिका से खरीदारी भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम कनेक्टेड होने की वजह से पैसा बाहर भी जा सकता है और जाता है। अच्छा, हाल ही में ना बड़ी सारी एक बात समझने में आई है, सुनने में आई, न्यूज़पेपर में भी आती है, डिजिटल अरेस्ट। जी, क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट भी एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां पर वो बोलेंगे कि आप तो नॉर्मल लाइफ में जो भी कर रहे हैं, आपको रेपुटेशन आपकी सबसे ज्यादा प्यारी है। तो अगर कोई आपको फोन करके बोले कि एक पार्सल है जो आपने भेजा या आपके घर आ रहा था, उसमें ड्रग्स हैं और आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो आपको तो रेपुटेशनल इशू लगेगा। इस बात का वो फायदा उठाते हैं। वो अगर ये बोले कि आपके सन या डॉटर को हमने कहीं से ऐसी जगह से पकड़ा है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, या किसी सेक्स रैकेट में हमने उन्हें पकड़ लिया है, किसी होटल से हमने उन्हें पकड़ लिया है, तो आप बहुत जल्दी पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि बात आपके बच्चे की है। तो इस तरह की चीजों से वो आपको पैनिक स्टेट में डालते हैं। और वो अगर आपने गलती से भी आप डर गए, तो वो क्या बोलेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, एक आपको पुलिस स्टेशन का वीडियो कॉल आएगा, जहां पर पुलिस स्टेशन का सीन होगा। वहां पर एक व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म में होगा, वहां कुछ व्यक्ति होंगे जो चिल्ला रहे होंगे, जिनको आपने देखेंगे कि उन्हें सेल में डाला हुआ है, उन्हें कोई मार रहा है, और वो आपको बोलेगा कि हम कहीं दूर की पुलिस से, लाइक बॉम्बे से बोल रहे हैं या हम कहीं उड़ीसा से बोल रहे हैं, और बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कंप्लेन है और अभी 1 घंटे में एफआईआर होने वाला है, तब तक ही आपके पास चांस है। तो आप उन्हें बोलेंगे कि प्लीज कुछ कर दीजिए, तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन चलो हम किसी से बात कराते हैं, बड़े ऑफिसर से,
और आपको वो दोबारा कॉल ट्रांसफर करेंगे तो आपको दूसरा पुलिस व्यक्ति या कोई भी इस तरह का व्यक्ति मिलेगा और वो बेसिकली आपसे एक बड़ा अमाउंट लेगा। इसके अलावा वो और भी एक चीज करते हैं कि हो सकता है आपने पहले तो कोई गलती नहीं की, आपसे वो एक गलती कराते हैं। वो आपको हो सकता है कि बोले कि आप किसी एक व्यक्ति को धमकी दें, या वो बोल सकते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बना के आप हमें दीजिए, तभी हम आपके बच्चे की एफआईआर नहीं करेंगे। तो वो आपसे एक और गलती कराएंगे और आपकी बार ये वाली गलती की वजह से आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो ये जान लें कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, पुलिस हो या सीबीआई, ईडी हो या कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वो कभी भी अगर आपको कुछ आपने गलत किया है तो वो आपको बताएंगे भी नहीं और आपके घर आ जाएंगे। हाँ, ये बड़ा फनी, क्यों वो बताएंगे? वो बताएंगे और बता के साइबर स्पेस में डिस्ट्रेस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। तो अगर कोई भी आपको साइबर स्पेस में डरा रहा है या कुछ जल्दी करने को कह रहा है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो साइबर स्पेस में सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कुछ ना करें, टाइम लें। जितना ज्यादा आप टाइम लेंगे उतना जल्दी क्रिमिनल्स इरिटेट हो जाएंगे। तो जैसा कि कस्टमर केयर में सिखाया जाता है कि आप फोन नहीं रखेंगे, तो अगर आप बैंक से फोन आया और आप बैंक वालों को 1 घंटे तक भी परेशान करेंगे, वो फोन नहीं रखेंगे। लेकिन क्रिमिनल को अगर आपने 10 मिनट भी परेशान किया, वो चिल्लाने लगेगा, गालियां देगा, क्योंकि आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि तो पैसा दिख रहा है ना, उसको टारगेट मिला हुआ है, उसे दिन में 100 फ्रॉड करने हैं। अगर आप 1 घंटा लगा देते हैं और वो 1 फ्रॉड नहीं कर पाता है, उतनी देर में शायद वो 10 फ्रॉड कर पाता। तो वो बहुत ही अच्छे जज होते हैं कि क्या आपके साथ फ्रॉड हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप थोड़े से भी डिफिकल्ट हैं तो आपको छोड़ देंगे। वो कहते हैं इसके साथ करने की जगह और बेवकूफ बहुत बैठे हैं जी। सो इफ यू बिकम टफ नट टू क्रैक, दे विल लीव यू बिहाइंड। हाँ, वेरी राइट, वेरी राइट। और तो ये तो प्रॉपर रैकेट्स चलते हैं ना, स्कैम्स चलते हैं। इसमें 2 चीजें हैं कि कुछ लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब ढूंढ रहे थे और आपको कंबोडिया से जॉब ऑफर मिला और आपको बहुत ही अच्छा पैकेज दे रहे थे और आपने हाँ कर दिया और आप चले गए। वहां पर वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपको किसी रिमोट लोकेशन पे किसी ऐसी जगह पर बंद कर देंगे और बोलेंगे कि अब आपको फ्रॉड करना है, क्योंकि आप इंडियन है और आपको इंडिया में फ्रॉड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपकी भाषा, आपको सारी चीजें पता ही है, आपको पता ही है, आप साइकोलॉजी समझते हैं, लेकिन आपको वहां पर आपका पासपोर्ट रख लिया गया, आपको खाने को नहीं दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको नहीं पता उस देश में आप क्या करें। तो आप अगर कहीं इंडिया के बाहर जॉब ऑफर ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के वेरीफाई करके लें। काइंड ऑफ। और ये बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ स्कैंडल्स और रैकेट्स ऑलरेडी पकड़े गए हैं, लोगों को वापस लाया गया है, पर ये बहुत हो रहा है आज की डेट में। तो हमें बहुत सोच समझकर अपनी जॉब्स ऑफर्स को कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और उसे प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही ले। मतलब एक मतलब जो सेक्स रैकेट्स या ऑर्गन रैकेट्स, ये सब तो अलग है, एक ये फ्रॉड रैकेट्स अब बिल्कुल साइबर पैंडेमिक। लगभग मुझे लगता है कि सभी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। आपके साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? ट्राई बहुत होता है और उनके माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं पूरी बातें सुनता हूँ उनकी और मैं समझता हूँ कि वो क्या साइकोलॉजिकल ट्रेड यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट देन कभी आप बिजी होते हो तो आपको पता होता है कि किस नंबर से कॉल आया। अगर आपको +6 से कॉल आ रहा है या किसी भी ऐसे नंबर से कॉल आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं लेना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई कॉल आ रहा है या कोई व्हाट्सएप कॉल आ रहा है या नॉर्मल कॉल आ रहा है और अननोन नंबर है और कोई ऐसे नंबर से आ रहा है जो आपको पता है कि इंडिया के बाहर से है, तो खाली कॉल उठाने से फ्रॉड नहीं होता है, कुछ भी करने से फ्रॉड होता है। अगर आपने कोई नंबर प्रेस किया, कुछ एक्शन लिया तो फ्रॉड होगा। फोन उठाने में कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर आपने उठा लिया है गलती से तो कोई बुराई नहीं है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि गलती से हम फोन उठा लेते हैं कभी कभी। एक और अननोन नंबर कम उठाते हैं, अननोन नंबर कम उठाते हैं, पर अननोन नंबर में जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक बड़ा फ्रॉड ये होता है कि व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। अगर आपने उठा लिया तो सामने वाली साइड पर कोई आदमी ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में है और आपका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब मेरे पास मेरे फोन पे कभी भी फोन आता है और अननोन नंबर से आता है तो मैं कभी कभी इसलिए उठा लेता हूँ कि बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है जिनका मैंने सेव नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने फिंगर टिप से अपने फ्रंट कैमरा पे फिंगर टिप रख देता हूँ। अच्छा, यानी कि जैसे ये फोन है तो आपने उसके फ्रंट कैमरा को अपने हाथ से बंद कर लिया और उसके बाद फोन उठा लिया। अब क्या होगा कि मुझे सामने वाला दिख रहा है, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में है भी तो भी वो मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मेरा कैमरा तो काम नहीं कर रहा है। पर व्हाट्सएप वगैरह में तो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती। व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। वो व्हाट्सएप वो सिस्टम पे चला रहे हैं, उस सिस्टम में रिकॉर्डिंग हो सकती है। मैं दूसरे फोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, पकड़ के दूसरे फोन से, एज वेल एज देयर आर सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप की भी? जी। माय गुडनेस। तो इसमें अगर आपने कॉल लिया है और आपको लगता है कोई ऑब्जेक्शनल पोजीशन में, तो आप फोन को कट कर दीजिए, आप रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर गलती से आपने फोन उठाया और आपने कैमरा को नहीं ढका था और आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप अपना एक स्टेटस मैसेज लगाएं कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक यूज करके एक वीडियो बनाया है जो कि आपका नहीं है। तो आप
जो उसके पास हथियार है ब्लैकमेल करने का, उसको हटा दीजिए। आप खुद से पब्लिक में अपना एक स्टेटमेंट डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए कि somebody is trying to blackmail me by a counterfeit video। तो आप बोल दीजिए कि वो वीडियो काउंटरफीट है, तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। जिस वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपने उसको हटा दिया, वजह को ही खत्म कर दिया। लेकिन आजकल ये जो डीप फेक है, इट इज हॉरिफाइंग। मतलब कौन कहाँ कैसे, अभी हाल ही में आया कि आवाज भी कॉपी हो जाएगी, फेस तो कॉपी हो ही रहे हैं, और ये सारी चीजें, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई? सो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी काउंटरफीटेड। काउंटरफीटिंग हमेशा से होता रहा है, काउंटरफीटिंग की क्वालिटी बेटर हो रही है। तो पुराने जमाने में काउंटरफीट कार्बन से होता था, फिर ट्रेसिंग पेपर से होता था, फिर मॉर्फिंग होने लगा, जहां पर मैं एक किसी का फेस, किसी का बॉडी लेकर उनको फोटोशॉप में मर्ज कर देता था। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये नया नहीं है, खाली टेक्नोलॉजी इसको फास्ट और बहुत ही बेहतर बना पा रही है। एक्चुअली पहले ना एक्सपर्ट्स करा करते थे, अब ये क्योंकि फोन ऐसा एक डिवाइस हो गया है, तो ये घर घर में, हाँ, ये इजीली एक्सेसिबल है, सभी लोग कर सकते हैं, बहुत तेजी से कर सकते हैं। लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी में कुछ लूपहोल्स हैं। अगर कोई डीप फेक बना रहा है, तो अगर डीप फेक वीडियो की मैं बात करूं कि आम भाषा में कैसे पता चलेगा, जब हम नॉर्मल वीडियो बनाते हैं तो नंबर ऑफ आई ब्लिंक्स जो हमारी है किसी भी वीडियो में 1 मिनट में 60 से 70 होती है। लेकिन जो डीप फेक वीडियोज हैं, इसमें हो सकता है 30 ही हो या 200 हो, तो एबनॉर्मली हायर और एबनॉर्मली लो हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे क्यूज हैं जो आपको बताएंगे कि आपके फेस में कुछ अजीब सा एंगल दिखाई दे रहा है, आपका पूरा कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से होना चाहिए था। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिससे आपको पता चल सकता है। पर उसके बावजूद आई थिंक बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत अच्छा बना पाएंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको कोई भी डीप फेक या कोई भी वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, तो आप, जैसा हम पहले कहते थे कि आंखों देखिए और कानों सुनी पे आप विश्वास करेंगे, आप ना करें, आप वेरीफाई करें। तो अगर आपको मेरा कोई डीप फेक वीडियो मिलता है जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐप अच्छी है, यहाँ पर इंस्टॉल करके इस पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं, डू नॉट बिलीव इट अंटिल यू कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन योर ओन, मेरे वीडियो पे ना जाए। तो आज की डेट में आंखों देखी और कानों सुनी पे नहीं, वेरीफाई करी हुई चीजों पे ही विश्वास करना है। मतलब एक पुरानी एक मूवी थी, आंखों देखी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे एक्सपीरियंस वाले एस्पेक्ट को बड़ा करती थी। लेकिन अब तो सच बात है, आंखों देखी भी हम नहीं विश्वास कर सकते। तो आखिर विश्वास करें किस पे? विश्वास अपने आप पर करें, अपनी एक्टिविटीज पे करें। आप जो कर रहे हैं उस पे आप मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा ना दें। आपको लगता है कोई भी चीज सही नहीं है तो उसे आगे ना बढ़ाएं, उसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड ना करें, उसे लाइक ना करें। आप पहले वेरीफाई करें, आप देखें कि ये क्या सही है, किसी का फायदा हो रहा है, क्या मुझे ये करना चाहिए। अगर कहीं पर भी आंसर आपको ना है कि इससे किसी का नुकसान हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है, या सोर्स सही नहीं लग रहा है, या इंटेंशन सही नहीं लग रही है, तो आप उसे ना आगे बढ़ाएं। ये तो एक हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा एक कि हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी है कि हम अपने डिजिटल बिहेवियर में बदलाव लाएं। जैसे कि हम आज की डेट में बहुत कुछ खरीदते हैं, अमेजोन से कुछ आ रहा है, जोमेटो से कुछ आ रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक पार्सल आ रहा है घर में। उन सब पार्सल के बॉक्स में से हम सामान निकालते हैं और डब्बे को फेंक देते हैं। उस डब्बे पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उससे बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। एड्रेस है, हमने क्या मंगाया, आपका फोन नंबर है, कितने, बहुत कुछ है उस पर। तो क्या करें, अब सभी डब्बों के ऊपर से तो आप सब कुछ हटा नहीं सकते, सबको तो ब्लैक करके फेंक नहीं सकते। आसान तरीका मैंने ये निकाला है कि मैं अपने डब्बों को पानी में भिगो के फिर फेंकता हूँ। आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डब्बे जो क्रिमिनल कूड़े से उठा रहा है, मेरा वाला सॉगी, मैसी और खराब हो चुका है, गल चुका है, तो इसे कौन छुएगा। तो आई बिकम टफ नट टू क्रैक। तो वो मेरा वाला छोड़ देगा, उसको मेरे से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उसको तो फ्रॉड करना है जिससे आसानी से हो सके। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें ताकि आप क्रिमिनल से बच सके, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। आप अपनी चीजों को चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर डेस्कटॉप्स होते हैं। डेस्कटॉप के आपने देखा होगा कि आपका कीबोर्ड का वायर जाके सीपीयू के पीछे कहीं एक जगह पर अटैच होता है। नाउ, जैसा कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, सबसे कम पेड कौन है एक ऑर्गेनाइजेशन में? सफाई कर्मचारी। तो मैं क्रिमिनल हूं, मैंने एक सफाई कर्मचारी को 1000 रुपए दिया और उसको बताया कि सुबह जाना, क्योंकि सफाई कर्मचारी सबसे पहले आता है। तो उसको मैंने सिखाया कि कीबोर्ड का वायर हटाना और उसके और सीपीयू के बीच में एक छोटा सा डिवाइस जो मैंने दिया है वो लगा देना, जिसको कि हम की लॉगर बोलते हैं। अब ये डिवाइस क्या करेगा, आप जो भी टाइप करेंगे वो सब रिकॉर्ड करेगा और इंटरनेट से मेल के थ्रू मुझे भेजता रहेगा, और तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी, क्योंकि हम तो कभी भी सीपीयू के पीछे जाके चेक ही नहीं करते। सही बात है, कभी नहीं करते। तो ये हार्डवेयर की लॉगर है जो कि एक सफाई कर्मचारी ने लगा दिया, जिसका हमें कभी पता ही नहीं चला, और उसे हम कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसने आज लगाया हो, हमें 4 महीने बाद जाके पता चले। उस दिन तक आपने जो भी टाइप किया, यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक,
ईमेल, व्हाटएवर आपने जो भी टाइप किया, आपके ही इंटरनेट को यूज करते हो, उसने वो मुझे भेज दिया। तो हम ये ऑडिट एक अपने अपने अंदर कुछ आदतें डालें, जैसे कि हम अपने डिवाइसेस को चेक करें कि कुछ ऐसा तो नहीं लगा हुआ जो हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये हम नहीं करते, ये हमें करना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेटेड रखें, अपने फोन्स में और लैपटॉप्स में और डेस्कटॉप्स में एंटीवायरस डालें, अपने डेटा का बैकअप ले। हम बहुत बार क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं और वो बैकअप एक हार्ड ड्राइव में होता है और वो हार्ड ड्राइव हमारे बैग में होती है। जब हमारा लैपटॉप खो रहा है तो साथ में हार्ड ड्राइव भी खो गई, बैकअप भी चला गया। तो आपका बैकअप आपके लैपटॉप से दूर होना चाहिए, घर पर कहीं किसी ड्रॉअर में होना चाहिए, साथ में एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए, नहीं तो किसी को गलती से मिला तो वो भी निकाल सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना। तो एन्क्रिप्शन आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, बिटलॉकर है और बहुत सारे और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो भी हम डिवाइस खरीदते हैं उसके साथ फ्री में आते हैं, ताकि हमारा डेटा वहां पर एन्क्रिप्टेड रहे, हमारे बिना कोई ना जान सके। माय गुडनेस, डेटा एंड गैजेट्स, ये अपने आप के अंदर मुझे लगता है। और अच्छा ये बताइए, जो आपने बुक लिखी, इसको लिखने की इंस्पिरेशन कैसे आई? तो ये जैसा कि मेरी को ऑथर है मेरी छोटी बहन गरिमा गुप्ता, एक दिन मैं एक टॉक देने के बाद उन्हें फोन पे बता रहा था कि आज मैंने 2 नई कहानियां बताई, जिससे कि मैंने कुछ समझाया अपने श्रोताओं को। तो उसने बोला, अरे वाह बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी सारी कहानियां हैं, इन सबको यूज करके क्यों नहीं हम एक बुक ही लिख डालें। तो उसके कहने पर मैंने शुरू किया और हम दोनों ने मिलकर ये 3 महीने में ये बुक पूरी लिख डाली। मतलब और ये शॉर्ट स्टोरी जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये अब इस बुक को 3 साल होने वाले हैं, हो गए हैं अक्टूबर में। और इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं जो ये बताती हैं कि क्या हमारे भ्रम है टेक्नोलॉजी के बारे में और कैसे उनको यूज करके क्रिमिनल्स फ्रॉड करते हैं, और इसमें क्या की टेक अवेज हैं कि हर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर एक मिथ के बारे में, हर एक स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। तो ऐसी 62 हमने स्टोरीज आइडेंटिफाई की हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर है अमेज़न पे और आई थिंक 160 प्लस रिव्यूज हैं इसके। और I've got lot of compliments, but I'm very happy, I wrote this book because this way हम बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। वेरी नेसेसरी। कई बार जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे हम अपना डेटा शेयर होने से बचा सकते हैं, आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं ना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस, इज आल्सो एप्लीकेबल इन डिजिटल वर्ल्ड। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड के बाद में कंप्लेन करना, ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। अपने आप को सेफ रखना ज्यादा आसान है, अपने फोन को या गैजेट्स को मैनेज करना। लेकिन इम्पोर्टेंट वही है ना, हमें पता हो बिल्कुल कि करना क्या है। पता होना बहुत आसान है। ये एक पर्सपेक्टिव है जो हमें चेंज करना है, क्योंकि जब तक हम अपना पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी के प्रति नहीं बदलेंगे तब तक ये होता रहेगा। हम टेक्नोलॉजी को मास्टर ना बने दें, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना बने। जैसा कि मैं बहुत बार लोगों को बताता हूँ कि जब से ऑटो करेक्ट आया है, हमने स्पेलिंग्स ठीक करना बंद कर दिया अपने दिमाग में। हम ऑटो करेक्ट से ही ठीक कर रहे हैं, हम वो स्पेलिंग मिस्टेक बार बार करते रहते हैं क्योंकि वो ऑटो करेक्ट ठीक कर रहा है, ना कि हम अपने दिमाग में ठीक कर रहे हैं। हाँ, और ऊपर से आजकल तो कई सारी एप्स हैं जो पूरा ही पैराफ्रेज, रिफ्रेज पता नहीं क्या कर रही हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को यहाँ डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। हम गूगल मैप यूज करते हैं डायरेक्शंस के लिए, कई बार हमें रास्ता पता है फिर भी हम गूगल मैप यूज करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि गूगल मैप चलने से पहले एक बार देख लें कि कौन सा रास्ता बेटर है, उसके बाद बंद कर दें और अपने दिमाग पे रिलाई करते हुए वहां तक जाएं। फिर दोबारा जरूरत पड़ने पर, कहीं जरूरत है, लग रहा है कि जरूरत है, तो उस टाइम चला लें, कंप्लीटली डिपेंडेंट ना बने। क्योंकि आजकल लोगों को अपने घर के रास्ते भी आधी बार पूरे तरीके से नहीं तो पता है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, नहीं तो हम डिपेंडेंट, क्योंकि अगर हम हर टाइम स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हर चीज हम स्क्रीन के माध्यम से और ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि गैर जरूरी चीजें या जो हम बिना टेक्नोलॉजी के कर सकते हैं उसे बिना टेक्नोलॉजी के ही करें। वरना अगर आज की डेट में मैं किसी को बोलूँ कि 1 घंटे के लिए फोन लॉक करके आपको हाथ नहीं लगाना है, तो वो बहुत एंशियस हो जाएगा। अरे लोगों के लिए फोन जो है वो इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोगों से बोलो ना कि सांस रोक लो थोड़ी देर के लिए, वो शायद उसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन फोन के लिए बिल्कुल मुश्किल। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी डिजिटल इनहेरिटेंस नाम का टर्म नहीं है। अगर आपका फिजिकल फोटोग्राफिक एल्बम है या कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अगर हमें आपको कुछ हो जाता है तो वो हमारी फैमिली को इनहेरिट होता है। लेकिन गूगल फोटोज, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को नहीं मिलेंगे, अगर उन्हें आपका पासवर्ड नहीं पता है। तो गूगल की पॉलिसी में ये है कि वो डेटा केवल और केवल आपका एक्सेसिबल है और किसी को नहीं दिया जाएगा। तो आपका गूगल ड्राइव पे अगर एक अनलिखा हुआ बुक है या कोई बिजनेस प्लान है, गूगल फोटोज में जो डेटा है या जो भी डेटा आपने जनरेट किया है, जो आपने क्रिएटिवली भी बनाया है, वो सब इनहेरिट नहीं होता है। देयर इज नथिंग नोन एज डिजिटल इनहेरिटेंस। तो आपको अपना इनहेरिटेंस प्लान बनाना होगा, आपको अपने डेटा एसेट की लिस्ट बना के कोई तरीका होना चाहिए कि आपने कहीं कुछ लिखा हुआ है ताकि
इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई आपका नियर एंड डियर वन उसको यूज कर सके, एक्सेस कर सके, ये आपको खुद प्लान करना है, क्योंकि इस तरह का आज की डेट में कोई लॉ नहीं है। कई बार बहुत सारी चीजें हमारी डिजिटली ही पड़ी होती है। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, एक मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग साइबर स्पेस और इन सब की बातें इतनी ज्यादा करते हैं, तो क्या पुराना जो फोन था, जब हमारा जो कीपैड वाला फोन है, क्योंकि मैंने डिफेंस में काम किया है, डिफेंस ऑफिसेज में आज भी हम लोग जब जाते थे तो पुराना कीपैड वाला फोन ही यूज करते थे, जिसके अंदर कोई इंटरनेट नहीं हो सकता था, नहीं कुछ नहीं हो सकता था, सिर्फ फोन मिलाने का रहता था। तो क्या हम अपने लिए, जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, तो क्या अपने स्मार्टफोन को थोड़ा दूर रखते हैं और ये डिजिटल वाले फोन को इमरजेंसी के लिए भी, सबसे बड़ा डर यही होता है ना कि हमारे परिवार वाले हमें फोन कर सकें, हम एक्सेसिबल रहें, तो क्या उसको हम अपने साथ रखें तो हम थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं है, तो कैमरा एक्टिवेट भी नहीं हो सकता वहां पर। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास एक फीचर फोन है जिसपे आप वो नंबर रखें जिसपे OTP आते हैं, ताकि कोई एप्लीकेशन उसे पढ़ ही ना पाए। उसमें कैमरा नहीं है तो वो फोटो नहीं ले सकता, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, वो आपके बेडरूम में हो सकता है, लेकिन एक स्मार्टफोन प्रोबेबली आप अपने से दूर रखें, उस पर वो वाला नंबर रखें जिसपे OTP नहीं आ रहे हैं। एक से ज्यादा अकाउंट हो जिसमें एक अकाउंट ऐसा हो जिसमें कि आप ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं जहाँ कम पैसे हों, और दूसरा अकाउंट जहाँ पे आपके सारे पैसे रखे हों। पैसों को भी डायरेक्टली कैश के फॉर्म में ना रखें, हो सके तो उसे FD, वो भी पेपर फॉर्म में, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन FD तो मैं तोड़ भी सकता हूँ, क्या मैं उसे किसी ना किसी यूज में लगा के रखूँ, तो कि उसको निकालने के लिए टाइम भी लगे और मेहनत भी लगे। नहीं तो बहुत आसानी से अगर कोई चीज एक्सेसिबल है तो क्रिमिनल्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्रिमिनल्स उसको यूज कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। अभी ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी अधूरी रह गई है, लेकिन हम इस कन्वर्सेशन को फिर से कोशिश करेंगे कि अगर डॉक्टर गौरव के पास समय होगा तो हम इसे दोबारा और नए नए क्वेश्चंस के साथ लेकर आए कि ऐसे कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो आपको लगता है आपके मन में है कि आप डिजिटली कैसे सेव हो सकते हैं, उनको लेके हम दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हमने सर का बहुत सारा समय ले लिया है, थैंक यू सो मच। अब बहुत कुछ साइबर अनसेफ बुक पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा। यस, एक्चुअली जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको, और मुझे लगता है ये एक हमारे लिए ना सेफ गार्ड मैकेनिज्म है। दिस इज हैंडबुक कि जब हम अपने आप में ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन से ले सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से दिखाती हूँ। सो दिस इज द रेड कवर एंड दिस इज, जिसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से ये कोशिश करी गई है कि हम अपने आप को कैसे सेव करें और अपने आप को फ्रॉड और इन सब चीजों से बचा सकें। आई होप दैट वी ऑल रिमेन सेफ डिजिटली एंड वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। ये बहुत सारे सवाल हम सबके मन में थे, मेरे मन में तो बहुत सारे थे। अब आज ही जाके मैं सबसे पहले ना ये परमिशन मैनेजर, पिन लॉक, ये सारी चीजें करने वाली हूँ। सो आई होप you people also remain safe. Thank you so much for helping us. Thank you for having me here.